नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, आप सभी को इंतजार था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की एक ही क्लास में संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करवाओ, संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाओ एक ही क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो अपने फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में लगती है, उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे अपन मात्र 2 क्लास में। कितनी क्लास में अगर चर्चा करेंगे दोस्तों? मात्र 2 क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर एक क्लास में अपन चर्चा करते हैं तो अपलोड वगैरह एडिटिंग वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपन चर्चा करेंगे दोस्तों 2 क्लास में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा अपनी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी है यूट्यूब पर। जैसे कि थर्ड ईयर का सेकंड सेम है, उसकी अपने संपूर्ण सिलेबस की क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी है। फर्स्ट ईयर में मैथ और इंग्लिश की क्लासेस अपन ने रिकॉर्ड कर रखी है। सेकंड सेमेस्टर में अपन इकोनॉमिक्स की क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर की या अन्य कोई, तो उसके लिए जीके और जो हिंदी है, इसके मॉक टेस्ट सीरीज लग रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के मॉक टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जानकारी में कोई भी हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको ये चैनल के बारे में जरूर बताना है दोस्तों। किसी ना किसी का फायदा हो तो अच्छा बात है। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अपन जान लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसका क्या होता है? टाइटल होता है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है उनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, और ओनली इसमें क्या होती है, थ्योरी एग्जाम होती है। तो इसलिए इसमें पास होने बैक ज़्यादा आती है इस सब्जेक्ट में। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं कि मेरे को बैक आ गई। बहुत सारों के बैक भी आ रखी है दोस्तों। पर अब आज के बाद में आपके ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे बैक आ गई नहीं आई। बस जो क्लास हो 2 या 3 घंटे की, दोनों पार्ट 2 या 3 घंटे के पार्ट हो, तो दोस्तों उनको ध्यान से समझना। बस ये सब्जेक्ट ऐसी है, बाकी को तो आप रीडिंग मार के मतलब पढ़ सकते हो, याद भी रख सकते हो। पर ये सब्जेक्ट ऐसी है दोस्तों, जिसको आप रीडिंग मार के जैसे ही छोड़ोगे ना, वैसे पीछे का सब साफ हो जाएगा, पीछे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से जो भी क्लास है ना, उसको ध्यान से समझिए। जो चीज बताता हूँ, हाँ, चाहे शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में समझ लेना दोस्तों, पर जो भी बताऊं उसको ध्यान से समझ लेना। क्योंकि एक टॉपिक के बारे में अपने को एक मेन, अगर उसका की पॉइंट भी अपने को समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बारे में अपन सब कुछ लिख सकते हैं, पर अपने को पता ही नहीं रहता कि टॉपिक में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो फिर अपने को चाहे कुछ भी पढ़ लो, कितना ही 2 पेज पढ़ लो, चाहे 10 पेज पढ़ लो, अपने को कुछ भी फायदा नहीं है वो पढ़ने का। तो अपन चाहे शॉर्ट पढ़ो, कम पढ़ो, पर जो पढ़ो ना वो समझ में आना चाहिए अपने को। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए समझने लायक और शॉर्ट और स्वीट तरीके से सिलेबस लेकर आया हूँ दोस्तों। ना कोई शॉर्ट है, संपूर्ण सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। 2 पार्ट में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले 10 टॉपिक की चर्चा करेंगे, अभी बात कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करना है, शेयर करना है। क्योंकि दोस्तों, आप अन्य चैनल तो बहुत सारे, जैसे मनोरंजन के हुए अन्य चैनल तो बहुत सारे आप सब्सक्राइब कर लेते हो, पर जो एग्रीकल्चर के चैनल होते हैं जिनसे अपने को फायदा होता है, अपना कैरियर है दोस्तों, उनको आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। जैसा कि मैं देखता हूं कि 70% तो देखते हैं अनसब्सक्राइब, और जो सब्सक्राइब किए हुए होते हैं मात्र 30% देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अगर बीएससी से आगे भी जाना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ये चैनल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है आप सभी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है, इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट अगर देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब देखिए। जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो टेलीग्राम चैनल है, अगर ये ज्वाइन करने में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, तो आप जो व्हाट्सएप की ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो दोनों हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, मेरे खुद के भी हैं, चैनल के भी हैं, उन दोनों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं अपन सिलेबस की ओर कि अपना सिलेबस क्या है दोस्तों। अपन आज की क्लास में पहले ओनली 10 टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में नॉर्मल है कि अर्थशास्त्र क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसमें पढ़ते क्या क्या है, डेफिनेशन क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरा है
है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक दोस्तों ये है एक इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है वो हर सेमेस्टर में लगती है। अगर ये फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे की जो सब्जेक्ट है वो भी बेक आने के चांसेस रहेंगे, और हर सेमेस्टर में इससे भी ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट आएगी इकोनॉमिक्स का। तो ये फंडामेंटल है, ये जरूर क्लियर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो भी अपने को गुड्स सर्विसेज वगैरह इनके क्या करना है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। फिर एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स है, कृषि अर्थशास्त्र है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर इसके बाद में है डिमांड। डिमांड से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। एक तो तीसरा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा टॉपिक भी मोस्ट है। क्वेश्चन तो सभी से आते हैं दोस्तों, पर जो तीसरा है इससे ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं दोस्तों, संक्षिप्त क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसके बाद में जैसे डिमांड है, डिमांड में एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एक होता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बारे में मैं बताऊंगा कि ये सिद्धांत कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद में कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, फिर इसके बाद में इलास्टिसिटी, डिमांड वगैरह, इन सभी की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। आज ओनली 10 टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। शॉर्ट और स्वीट तरीके से चर्चा करेंगे। मैं ओनली आपको समझाऊंगा, लिखूंगा कम, क्योंकि अगर लिखूंगा फिर समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों अपने को। तो मैं सभी समझाने की, जो सभी टॉपिक है वो समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट जो मैं मुंह से बोलता हूँ उन्हें चीजों को जरूर एक बार राइट डाउन करना है, उनको जरूर नोट डाउन करना है। अगर उनको राइट करोगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपको मतलब वो टॉपिक समझने में आसानी होगी, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। तो अपन चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर फर्स्ट की ओर। टॉपिक नंबर फर्स्ट है दोस्तों, अपने को इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में समझेंगे कॉन्सेप्ट। मैं बता दूं दोस्तों कि अर्थशास्त्र में अपन पढ़ते हैं अर्थ, मतलब अर्थ का मतलब होता है धन, वेल्थ। अब दोस्तों वो वेल्थ है, धन है, अपने पास पैसे हैं, उन पैसों का अपन विभिन्न व्यवसायों में किस प्रकार से यूज करें, अपने कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से यूज करें, और उनको कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसी से रिलेटेड अपना फंडामेंटल जो है कोर्स है दोस्तों इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, सबसे पहले अपने सिलेबस में है इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। जो इकोनॉमिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, और इकोनॉमिक शब्द से मिलकर बना है, और इकोनॉमिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ओइकस शब्द, एक नोमोस। ओइकस का मीनिंग क्या होता है, ए हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मतलब क्या करना, एक हाउस होल्ड को क्या करना, मैनेजमेंट करना। और अपन किसके इकोनॉमिक्स में किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, वेल्थ स्टडिंग, मतलब वेल्थ जो है इसका क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, कौन से, और इकोनॉमिक्स शब्द से लिया गया है, दो शब्दों से मिलकर बना है। दोनों का अर्थ मैंने समझा दिया, ये तो है दोस्तों मीनिंग। अब इसके बाद में चलते हैं इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स दोस्तों जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र कौन सी भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है दोस्तों, संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसके बाद में है दोस्तों जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र के जनक है, वो कौन है दोस्तों, एडम स्मिथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटेक वगैरह में पूछ लेता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है दोस्तों, जेएम किनिस। क्या है, जेएम किनिस क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के क्या है, फादर है दोस्तों। अब इसके बारे में है दोस्तों डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स के है, वैसे तो 4 प्रकार से दी हुई है, पर एक बार नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। डेफिनेशन वैसे ये नहीं है, 4 प्रकार से अलग से डेफिनेशन दी हुई है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के किसका अध्ययन करते हैं, उत्पादन का अध्ययन करते हैं, विनिमय का अध्ययन करते हैं, और उनके उपयोग का अध्ययन करते हैं, कंजप्शन का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे टॉपिक है अपना कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की अपन चर्चा कर रहे थे। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन 4 आधार पर दी गई है। पहली है वेल्थ डेफिनेशन। क्या है दोस्तों, वेल्थ डेफिनेशन मतलब धन संबंधी परिभाषा। आपको पूछ सकता है, आपको क्या पूछेगा कि धन संबंधी परिभाषा बताइए, मतलब जो शॉर्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, उसमें पूछेगा धन संबंधी परिभाषा समझाइए। अब दोस्तों इसके बाद में है वेलफेयर, कल्याण संबंधी। फिर इसके बाद में है स्कार्सिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधित। इसके बाद में है डेवलपमेंट मतलब विकास संबंधित परिभाषा। दोस्तों 4 प्रकार की डेफिनेशन है। अब इनके कौन सी डेफिनेशन कौन से वैज्ञानिक द्वारा दी गई है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है वेल्थ डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने दी, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में है वेलफेयर डेफिनेशन, अल्टर्ड मार्शल ने दी, अल्टर्ड मार्शल ने दी, कौन सी, वेलफेयर या कल्याण संबंधी। फिर इसके बाद में है एल लॉबिन्स, स्कार्सिटी है, दुर्लभता संबंधी है, ये अल्टर्ड मार्शल एल लॉबिन्स ने दी। इसके बाद में है दोस्तों डेवलपमेंट जो विकास संबंधी है परिभाषा है, वे पॉल सिमुलेशन ने दी। किन्होंने दी, पॉल सिमुलेशन ने दी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों कि जो वेल्थ डेफिनेशन, आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है,
जो टिप्पणी है, बड़ा क्वेश्चन है, उसमें पूछेगा तो कि धन संबंधी परिभाषा मतलब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा कितने प्रकार से दी गई है और उनको समझाइए और उनकी आलोचनाएं भी लिखिए, उनकी आलोचनाएं सहित उनकी डेफिनेशन लिखिए, किसकी, अर्थशास्त्र की। बड़ा क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन जाएगा, या छोटा बनेगा तो धन संबंधी इकोनॉमिक्स की परिभाषा को समझाइए। अब दोस्तों वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी थी, इन्होंने क्या कहा कि जो इकोनॉमिक्स है राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज से संबंधित है। जो इकोनॉमिक्स है, राष्ट्रों का धन है, वेल्थ है, उसके स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। ये कि इन्होंने परिभाषा दी एडम स्मिथ ने, वेल्थ डेफिनेशन किसकी दी, इकोनॉमिक्स की दी दोस्तों। इसके बाद में है कि इसकी आलोचनाएं, जो वेल्थ डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, इसकी आलोचनाएं की। आलोचनाएं किसने की, जो नेक्स्ट डेफिनेशन देगा, इन्होंने इसकी क्या की, आलोचनाएं की। आलोचनाएं क्या की देखिए दोस्तों, इन्होंने जो एडम स्मिथ है, इन्होंने धन को मनुष्य की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। जो अपनी डेफिनेशन दी, इसमें धन को क्या दिया, मनुष्य की अपेक्षा में अधिक महत्व दिया। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट है, धन को मुख्य माना, धन को तो क्या माना, मुख्य माना, और मनुष्य को क्या माना, गौण माना। इन्होंने, जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने धन को तो मुख्य माना और जो मनुष्य थे इनको क्या माना, इनको गौण मान कर क्या की, धन की जो इकोनॉमिक्स है इसकी परिभाषा दी। इसके बाद में है दोस्तों, इन्होंने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की, ओनली आर्थिक मनुष्य की कल्पना की। जो नहीं कमाता है, जो अनार्थिक व्यक्ति है, अनार्थिक मनुष्य है, मतलब जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनसे हटकर है, उनकी तो कल्पना ही नहीं की, ओनली किसकी की, आर्थिक मनुष्यों की कल्पना कि ये तो किसकी हो गई दोस्तों, वेल्थ डेफिनेशन हो गई, इसकी आलोचना हो गई। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन आप सभी को पता है, पहले में क्या थी, एडम स्मिथ ने जो कमियां निकाली उनका सुधार करेगा कौन, वेलफेयर डेफिनेशन। अब देखिए दोस्तों, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। किन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया दोस्तों, इकोनॉमिक्स का विषय क्या है, मनुष्य है, ना कि धन। उन्होंने किस पर ध्यान दिया था, उन्होंने प्राथमिकता किसको दी, धन को दी। इन्होंने किसको दी, मनुष्य को दी। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स का विषय क्या है, मनुष्य है, ना कि धन है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स का उद्देश्य मनुष्य को सुखी एवं समृद्धशील बनाना है। मतलब जो इकोनॉमिक्स है इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य को सुखी और समृद्धशील बनाना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, मनुष्य को मुख्य में जो धन है इसको क्या माना, गौण माना। इन्होंने उनके विपरीत माना कि मनुष्य को तो क्या मान लिया, मुख्य मान लिया, और जो धन थे उनको क्या माना, गौण माना दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, धन मनुष्य है, न कि मनुष्य धन के लिए। जो धन है मनुष्य के लिए है, पर ना कि मनुष्य धन के लिए। इन्होंने ये बात भी बोली, तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। इसके बारे में चलते हैं, इनकी आलोचनाएं क्या क्या है। इनकी आलोचनाएं हैं कि इन्होंने क्या किया, आर्थिक और जो अनार्थिक क्रियाएं हैं इनमें अनुचित भेद किया, मतलब अच्छे प्रकार से भेद नहीं कर पाई है। इसके बाद में है कि साधनों का भौतिक एवं अभौतिक अनुचित वर्गीकरण, मतलब ये साधनों में भौतिक और अभौतिक जो वर्गीकरण है वो नहीं कर पाए ठीक से, और दो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं हैं इनमें उचित प्रकार से भेद नहीं कर पाए दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है तीसरी, स्कार्सिटी डेफिनेशन। क्या है दोस्तों, स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी एल लोबिन्स ने। एल लोबिन्स ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार को विभिन्न लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों का संबंध मानकर उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एल लोबिन्स ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स वह विज्ञान की शाखा है जो क्या करती है, मानव को विभिन्न लक्ष्यों वह वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों का संबंध मानकर उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। मतलब ये क्या है दोस्तों, स्कार्सिटी की डेफिनेशन है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आलोचनाएं। क्या है दोस्तों, आलोचनाएं। जो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी डेफिनेशन में क्या है दोस्तों, स्कार्सिटी डेफिनेशन में है इनकी आलोचनाएं है दोस्तों, लक्ष्य व साधन में अनुचित भेद। मतलब जो लक्ष्य है और जो साधन है इनमें अच्छे प्रकार से यह भेद नहीं कर पाए। इसके बाद में है अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। मतलब जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र था उसको क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा विस्तृत कर दिया। ये क्या है दोस्तों, स्कार्सिटी डेफिनेशन है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी डेवलपमेंट डेफिनेशन। दोस्तों एक वर्ड बार बार आएगा मेरे मुंह से कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो क्या है, डेली अपन क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं जैसे टेस्ट सीरीज की, तो उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वो आदत पड़ी हुई है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन है डेवलपमेंट डेफिनेशन। क्या है दोस्तों, डेवलपमेंट डेफिनेशन ये किन्होंने दी थी,
पॉल सिमुलेशन ने, किन्होंने दी थी? पॉल सिमुलेशन ने दी थी। इन्होंने क्या किया? वह विज्ञान जो वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय तथा मानव कल्याण से संबंधित है। उन्होंने कहा कि वह विज्ञान जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, विनिमय से संबंधित है और मानव कल्याण से संबंधित है, इसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों? डेवलपमेंट डेफिनेशन बोलते हैं। ये किन्होंने दी थी? पॉल सिमुलेशन। इसकी कोई किसी प्रकार की क्या नहीं है, आलोचना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? डेवलपमेंट डेफिनेशन है, ये लास्ट डेफिनेशन है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो इकोनॉमिक्स है इसका स्कोप क्या है, जो अर्थशास्त्र है इसका क्षेत्र क्या क्या है। इसके 3 प्रकार के क्षेत्र है दोस्तों। सबसे पहले है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स की जो नेचर है, प्रकृति हो जाएगी। लिमिटेशन ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वो हो जाएगी। ये 3 प्रकार के टॉपिक इसमें आते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में है जो विषय सामग्री है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच में, एक मॉडर्न अप्रोच में। अपन ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पारंपरिक अप्रोच है, उसमें 4 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो कंज्यूप्शन, एक क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्शन, एक क्या पढ़ते हैं? एक्सचेंज, और एक क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कंज्यूप्शन। कंज्यूप्शन क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें क्या करते हैं? आवश्यकताएं और इनमें होने वाली जो पूर्ति है इसका अध्ययन किया जाता है। जो आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उनका अध्ययन करते हैं, किसमें? कंज्यूप्शन में करते हैं दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। क्या है प्रोडक्शन? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जब अपन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे मान ले मेरे को एक शर्ट चाहिए, तो मेरी आवश्यकता है। शर्ट क्या है? आवश्यकता है। अभी किसकी पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। अब धन का उत्पादन करने वाले उपायों व इससे संबंधित उत्पादन के साधनों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? प्रोडक्शन के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों? प्रोडक्शन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज या विनिमय। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज क्या होता है? अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें क्या करते हैं अपन? विनिमय करते हैं। वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। इन सिद्धांतों और समस्याओं का अध्ययन करते हैं। वो किस में आता है दोस्तों? एक्सचेंज में आता है। किस में आता है? एक्सचेंज में आता है। इसमें बैंकिंग अंतर्गत जो बाजार होते हैं, व्यापार होते हैं, इनका क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण विभाग में उत्पादन को उत्पन्न करने वाले, मतलब इसमें क्या करते हैं दोस्तों? वितरण विभाग होता है, इसमें उत्पादन को उत्पन्न करने वाले संसाधनों से संबंधित जो भी समस्याएं होती है और जो सिद्धांत होते हैं, इनका विचार किसके अंतर्गत किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? लगान आ जाएगी, मजदूरी आ जाएगी, ब्याज आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोस्ट जो मॉडर्न अप्रोचेज है, इनको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। 1 मिनट दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? जो मॉडर्न अप्रोचेज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, इसको समझाइए। और इसके आगे कोई अन्य क्वेश्चन जोड़ देगा। देखिए दोस्तों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। माइक्रो शब्द से। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें करते हैं, इसमें अपन एक व्यक्तिगत, जो मान लो कोई व्यक्ति है, एक कोई फर्म है, एक कोई उद्योग है, उसका अध्ययन करेंगे। ओनली उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इसमें अच्छे प्रकार से नहीं दी गई कि जो एक मतलब एक फर्म है, एक व्यक्ति है और एक कोई मान लो उद्योग है, एक किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से अपन किसी का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसके धन का अध्ययन करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, मतलब किसी उद्योग का कर रहे हैं, तो वो भी किसका कर रहे हैं? एक का कर रहे हैं। और जो किसी फर्म का कर रहे हैं वो भी किसी एक का कर रहे हैं, किसी व्यापार का, किसी के
मान लो ओनली एक या दो का क्या करते हैं अपन अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। जिससे किसी एक किसान का कर लिया, एक परिवार का कर लिया, एक उद्योग कर लिया, एक व्यक्ति का, इनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। मैक्रो में क्या हो जाएगा, मैक्रो भी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, मैक्रो से लार्ज, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज या समष्टि। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, संपूर्ण अर्थशास्त्र जैसे नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसका अध्ययन करते हैं। बहुत सारे जो उद्योग है उन सभी का मिलाकर क्या करते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कुल आय, कुल उपभोग, राष्ट्रीय बचत, नेशनल इनकम, इन सभी का एक राष्ट्रीय स्तर पर या संपूर्ण तरीके से अपन अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, इसमें डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंट क्या है, यह तो क्या है माइक्रो में मैंने अभी बताया था कि यह क्या है, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण होता है। मतलब क्या होता है, सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित होता है। इसका क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है। मतलब इसका तो सीमांत विश्लेषण पर आधारित होता है, इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। इसमें कीमत, जो इनकम है, प्राइस है, इसके विश्लेषण से संबंधित है। ये इनकम से, मतलब ये तो कीमत से विश्लेषण से संबंधित है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, आय के विश्लेषण से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, यह विश्लेषण क्या है, सरल है, यह क्या है, अत्यंत जटिल और क्या है, दुविधापूर्ण है। मतलब अपन संपूर्ण अर्थशास्त्र के अध्ययन करेंगे तो जटिल ही होगा, और अगर किसी एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते तो वो क्या होगा, सरल ही होगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दूसरा टॉपिक, अपन ने पहला तो सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिया। इसके बाद में है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी जो इकोनॉमिक्स है इसकी क्या है, इसकी नेचर दो प्रकार से है। एक तो ये क्या है, एक विज्ञान भी है और एक क्या है, कला भी है दोस्तों। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान क्या है, विज्ञान दो प्रकार से है, एक तो क्या है वास्तविक विज्ञान और एक आदर्श विज्ञान। कला किस प्रकार से है, अपने को धन का यूज किस प्रकार से करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सभी किसके अकॉर्डिंग आएंगे, कला। मतलब ये क्या है, एक अर्थशास्त्र क्या है, एक कला है, क्या है, एक आर्ट है। ये तो समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद में साइंस। साइंस में अपन क्या करते हैं, वास्तविक विज्ञान डाटाओं का क्या करते हैं, जो डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनका एकत्रीकरण करते हैं अर्थशास्त्र में, उनका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद में है आदर्श विज्ञान, क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में बुराई क्या है, अच्छाई है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या आती है दोस्तों, ये आती है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है दोस्तों, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब जो इकोनॉमिक्स अपना अर्थशास्त्र है, इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहली है केवल मनुष्य की व्यक्तिगत क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक, यहाँ पर लिख देना आर्थिक। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में मतलब क्या इसकी सीमाएं हैं, इकोनॉमिक्स में ओनली केवल मनुष्य की व्यक्तिगत क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि पशु पक्षियों की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओनली किसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मनुष्य की व्यक्तिगत क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, पशु पक्षियों का नहीं करते हैं। ये पहली लिमिटेशन आ जाएगी। इसके बाद में है सामाजिक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि साधु संत की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट, सामान्य एवं जो वास्तविक मनुष्य हैं, ओनली इसी का अध्ययन किया जाता है, इसी की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कोई पागल इंसान है उसका क्या नहीं किया जाता, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। ओनली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आज के जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक का लास्ट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, समझिए। पहला तो है थ्योरेटिकल, दूसरा क्या है प्रैक्टिकल। देखिए दोस्तों, पहला है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में क्या है, इंक्रीज इन नॉलेज। मतलब अपने को क्या होती है, अपन अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। कैसे कि अपने को धन का यूज कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ से अपने को ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त होगी, ये क्या होता है, इंक्रीज इन नॉलेज। सोचने समझने की क्षमता में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है
डेवलपिंग पावर ऑफ रीजनिंग एंड एनालिसिस, मतलब अपने की एनालिसिस विश्लेषण करने की, रीजनिंग करने की, इसकी क्या होती है, क्षमता में बढ़ोतरी होती है। कैसे? जैसे मान लो दोस्तों 10 उद्यम है अपने पास, 10 उद्यम है, 10 उद्यमों में अपन एनालिसिस करके, विश्लेषण करके क्या करते हैं, एक उद्यम का चुनाव करते हैं, तो अपनी जो एनालिसिस करने की है ये पावर क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद में यहाँ दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखिए, एडवांटेज टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर उपभोक्ता होते हैं उनको भी क्या होता है, जो अर्थशास्त्र है इससे क्या होता है, लाभ होता है। इसके बाद में है फार्मर, फार्मर भी होता है, फार्मर को कैसे कि उसके पास कोई उद्योग है, कोई फार्म है, उसको कहाँ पर कौन से इनपुट यूज करने चाहिए, ये आप आगे की ओर समझोगे, पर मैं बता देता हूँ दोस्तों कि फार्मर होता है, जैसे फार्मर है, फार्मर के पास एक फार्म है, उसमें कौन सा इनपुट ज्यादा यूज करना चाहिए, मतलब जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये भी चीज बताती है कि कौन सा उर्वरक अपने को कितनी मात्रा में देना चाहिए, और कौन सा अपने को, मतलब मान लो कम किसी किसान की क्या है, इनकम कम है, आय कम है, तो उसको कम आय पर कौन से इनपुट्स का यूज करना चाहिए, ये सभी क्या बताती है, अर्थशास्त्र बताती है। तो इस प्रकार से फार्मर का क्या होता है, लाभ होता है। कंज्यूमर, कंज्यूमर को भी क्या होती है, लाभ पहुंचता है, किसके द्वारा, अर्थशास्त्र के द्वारा। लेबर को भी क्या होता है, लाभ पहुंचता है, किसके द्वारा, अर्थशास्त्र के द्वारा। इसके बाद में है रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स के को भी क्या होता है, जो बीच में करने वाले होते हैं, जैसे मान लो अपन कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके जो बिचौलिए होते हैं उनको भी क्या होता है दोस्तों, उनको भी लाभ होता है। इसके बाद में है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन उनको क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। इसके बाद में चलते हैं इसके बाद में चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर सेकंड की ओर। टॉपिक नंबर दूसरा है दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है ये होता क्या है। इक्विलिब्रियम को दोस्तों बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्य। क्या बोलते हैं, साम्य। अब जो इक्विलिब्रियम शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन के दो वर्ड है, एक्वस और लिब्रा। क्या है दोस्तों, एक्वस और लिब्रा। एक्वस का मीनिंग क्या होता है, सम्मान, और जो लिब्रा है, लिब्रा का मतलब क्या है, साम्य, मतलब सम्मान साम्य। इक्विलिब्रियम का मतलब सम्मान साम्य। देखिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है दोस्तों जेके मेहता ने बताया कि अर्थशास्त्र में जो साम्य है क्या करता है, गति में जो आवर्तन होता है अनुपस्थिति को प्रकट करता है। जो अर्थ साम्य होता है ये क्या करता है, जो भी साम्य है इसकी गति में जो परिवर्तन होता है, इसमें क्या करता है, इसको क्या करता है, गति में परिवर्तन को क्या करता है, अनुपस्थित प्रदर्शित करता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, जो इक्विलिब्रियम है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं एग्जांपल के साथ। जो डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग, एक सप्लाई मतलब पूर्ति। ये दोनों क्या है दोस्तों, विरोधी शक्तियां हैं। क्या है दोस्तों, दोनों विरोधी शक्तियां हैं। एक तो डिमांड मतलब मांग, एक पूर्ति, दोनों क्या है, विरोधी शक्तियां हैं। ये दोनों कीमत मतलब प्राइस को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। दोनों, डिमांड तो अपनी ओर प्राइस को आकर्षित करेगी, और जो सप्लाई है वो अपनी ओर कीमत को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। दोनों अपनी ओर क्या करती है, विपरीत दिशाओं में खींचती है। बैलेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर ये दोनों क्या हो जाएगी, अपनी ओर खींचना बंद कर देगी, और क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोस्तों इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जिस प्राइस पर अगर दोनों रेखाएं इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। दोस्तों आई होप आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों इसको डायग्राम से भी अपन समझते हैं। यहां देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है दोस्तों, इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब इस प्राइस पर जो एक तो किसकी है, डिमांड की रेखा है, और एक क्या है, एक तो मांग की है, और एक किसकी है, सप्लाई मतलब पूर्ति की है। ये दोनों आपस में क्या करती है, एक पॉइंट पर आ जाती है, और दोनों आपस में एक जगह काटती है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, और इस जिस प्राइस पर काटता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। आई होप आपको समझ में आएगा। दोस्तों इसके बाद में चलते हैं, जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम या साम्य 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल, फिर तीसरा है न्यूट्रल। मतलब स्टेबल मतलब तो स्थिर, अस्थिर, और एक क्या जाएगा, उदासीन आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्थिर साम्य क्या होता है दोस्तों, स्थिर साम्य आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें यदि साम्य किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां या ऐसी शक्तियां
शक्तियां कार्यशील हो जाती है, जिससे जो आर्थिक प्रणाली है वो पुनः दशा में आ जाती है, पुनः पूर्व दशा में आ जाती है। देखिए दोस्तों, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर आर्थिक प्रणाली की एक क्या है प्रक्रिया है या दशा है, जिसमें क्या होता है इसका साम्य क्या हो जाता है, आर्थिक प्रणाली का साम्य किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, तो ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है जो क्या करती है, ये आर्थिक प्रणाली का जो साम्य भंग हुआ था उसको पूर्व दशा में ले आती है। ये तो क्या हो गया दोस्तों, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इसके बाद में चलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो साम्य होता है किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, उसमें भी भंग हुआ था। तो इसमें क्या होती है, अस्थिर शक्तियां कार्यशील हो जाती है। क्या हो जाती है, अस्थिर शक्तियां कार्यशील हो जाती है, जो क्या करती है, उन्हें पूर्व दशा में आने से रोकती है। उसमें तो पूर्व दशा में लाती है, इसमें क्या करती है, पूर्व दशा में आने से रोकती है। दोस्तों ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों थर्ड की ओर। थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या तटस्थ साम्य भी बोलते हैं। जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ये क्या है दोस्तों, ये आर्थिक प्रणाली की वह दशा है जिसमें अगर साम्य क्या हो जाता है, किन्हीं कारणों से भंग हो जाता है, तो वो वापस पूर्व दशा में नहीं आ सकता। पहले में आ सकता था, दूसरे में आने की कोशिश करती है, वो शक्तियां वापस लाने की कोशिश करती है, और इस जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, तटस्थ साम्य है, इसमें वो वापस पुनः अपनी दशा में नहीं आ सकता। ये दोस्तों वो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों टॉपिक नंबर थर्ड आज की क्लास का अपना। सबसे पहले दोस्तों टॉपिक नंबर थर्ड ऐसा है, उसमें अपने को टिप्पणियां पूछता है, जैसे गुड्स पूछ लिया, गुड्स की डेफिनेशन और इसकी विशेषता पूछ लिया, इसके प्रकार पूछ लिया, कैपिटल पूछ लिया, इसके प्रकार पूछ लिया। अब इसके बाद में सबसे पहला अपना टॉपिक है गुड्स या वस्तुएं। वस्तुओं में अपने को पढ़ना है कि पदार्थ वह वस्तु है जो वांछनीय है और मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती है, संतुष्ट करती है या संतुष्टि प्रदान करती है। दोस्तों गुड्स क्या है, पदार्थ वह वस्तु है जो क्या होती है, वांछनीय होती है तथा मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती है, संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे मान लो एक शर्ट है, मेरे पास शर्ट है, अब ये मेरी क्या है, वांछनीय मतलब इच्छा है मेरी लाने की, सही। अब ये मेरी क्या करती है, अगर मैं इसको लाता हूं तो ये मेरी आवश्यकता को क्या करेगी, संतुष्टि प्रदान करेगी। तो यही क्या है मेरे लिए, गुड्स है। क्या है दोस्तों, गुड्स है या वस्तु है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को समझना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। क्या है दोस्तों, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। अब जो मटेरियल है भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य उन समस्त बाह्य वस्तुओं से होता है जो एक निश्चित आकार की होती है और वजन की होती है, जिन्हें देखा जा सकता है और स्पर्श किया जा सकता है। जैसे कुर्सी हुई, टेबल हुई, इन्हें अपन क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इनमें वजन भी होता है, इनका एक निश्चित आकार भी होता है। तो ये तो हो गई मटेरियल गुड्स हो गई। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है नॉन मटेरियल। क्या है दोस्तों, नॉन मटेरियल या अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं से है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को या बाह्य चीजों से भी कुछ संबंध रखते हैं। जैसे दो प्रकार की होती है ये जो अभौतिक वस्तुएं होती है, नॉन मटेरियल गुड्स होती है। ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक भौतिक हो जाएगी। आंतरिक भौतिक में क्या होती है, मनुष्य के आंतरिक गुण हो गए जिनको स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद में बाह्य वस्तुएं आ जाएंगी जिनका क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार की हो गई अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तुओं में मुख्यतः क्या आता है, जैसे शिक्षक की पढ़ाने की कला हो गई, अब उसको वो क्या नहीं कर सकता, स्थानांतरण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, स्थानांतरण नहीं कर सकता दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है फ्री एंड इकोनॉमिक्स गुड्स। मतलब एक तो फ्री तो कौन सी आ जाएगी, जिनके लिए, जिनका उपभोग करने के लिए अपन किसी प्रकार का मूल्य नहीं देते हैं, किसी प्रकार का मूल्य प्रदान नहीं करते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, नदी और समुद्र आ जाएगी। वो तो क्या आ गई, फ्री गुड्स आ गई। इसके बाद में दोस्तों इकोनॉमिक्स गुड्स, जिनको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, मूल्य प्रदान करते हैं, वो कौन सी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी इकोनॉमिक गुड्स। जैसे आ जाएगी भोजन आ गया, वस्त्र
वस्त्र आ गया, पुस्तक आ गई। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है निजी व सार्वजनिक वस्तुएं। निजी और सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी आ जाएगी? वे वस्तुएं जिन पर किसी विशेष व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, वो तो प्राइवेट गुड्स आ जाएगी, निजी गुड्स आ जाएगी। जैसे भूमि हुआ, मकान हुआ, बैंक हुआ, बैंक में जमा उसका जो पैसा है वो आ जाएगा, वो तो क्या हो गया? निजी हो गया। सार्वजनिक में जैसे स्कूल आ जाती है, अस्पताल आ जाता है, लाइब्रेरी आ जाता है, जिन पर सभी का क्या होता है? अधिकार होता है। किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सार्वजनिक संस्था का क्या होता है? अधिकार होता है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है उपभोग, कंज्यूप्शन गुड्स एंड प्रोडक्शन गुड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कंज्यूप्शन गुड्स, वे वस्तुएं जिनको उपभोग करने में काम में आती है, जैसे अपन काम में लेते हैं, खाने में वगैरह आ गया, या अपन यूज में लेते हैं, वो तो क्या जाती है? उपभोग वस्तुएं, जैसे भोजन हुआ, वस्त्र हुआ। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं, पहले तो उपभोग वस्तुओं की बात कर ली, इसके बाद में है प्रोडक्शन गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन करने के काम में आती है, जैसे मशीनें हुई, मशीनें अपने जो फसलें हैं उनका उत्पादन करने के काम में आती है। तो उनको क्या मतलब किसी का भी प्रोडक्शन करने के काम में जो भी गुड्स काम में आती है, तो वो क्या आ जाती है दोस्तों? प्रोडक्शन गुड्स। जैसे मशीनें हुई, कार्य करने में जो कच्चा माल हुआ, ये सभी किस में आते हैं? प्रोडक्शन गुड्स में आते हैं। इसके बाद में है दोस्तों हस्तांतरणीय और अस्थानांतरणीय। हस्तांतरणीय तो क्या होता है? मतलब जिनको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर या स्वामित्व भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मकान हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ। अस्थानांतरणीय कौन से आ जाएगी? जैसे शिक्षक का अध्ययन करने की कला आ गई, तो इसको अपन क्या नहीं कर सकते? हस्तांतरण नहीं कर सकते। जैसे मेरी कला है तो मैं किसी को दे नहीं सकता कि तुम मेरी कला ले जा, मेरे पास फिर नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों गुड्स का क्लासिफिकेशन और गुड्स की नॉर्मल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, सर्विस या सेवा क्या होती है? सर्विस या सेवा एक ऐसा कार्य है जो क्या करती है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है? प्रदान करती है। सेवा अमूर्त होती है, गैर सामग्री होती है, अविभाज्य चर होती है और विनाशकारी होती है दोस्तों। अब जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, ये क्या करते हैं दोस्तों? सेवा प्रदान करते हैं, लोगों को क्या करते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। तो आई होप आपको सर्विस समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिजायर या वांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या है दोस्तों? वांट्स। वांट्स का क्या पूछते हैं आपको? वांट्स की विशेषताएं पूछ लेंगे, और विशेषताएं के साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वांट है, उसकी डेफिनेशन की पहले बात करते हैं। आवश्यकता उस प्रबल इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास जो साधन होते हैं, जो शक्तियां विद्यमान होती हैं, उन साधनों को वे करने के लिए तत्पर रहता है दोस्तों। मैं बता दूं कि वांट्स क्या होती है। जैसे मान लो मेरे पास 500 रुपए हैं और मेरे को क्या लाना है? मेरे को मान लो रिचार्ज करवाना है मोबाइल में। 500 रुपए हैं, मेरे को रिचार्ज करवाना है। तो अब मैं क्या हूं? उन 500 रुपए को तैयार हूं रिचार्ज में लगाने के लिए। तो वो मेरी क्या होगी दोस्तों? वांट्स होगी। क्या होगी? वांट्स होगी दोस्तों। यही क्या है? वांट की डेफिनेशन है। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों, जो वांट्स की विशेषताएं क्या है? वांट्स की विशेषताएं क्या है दोस्तों? सबसे पहले है आवश्यकताएं क्या? अनंत या सीमित होना। मतलब क्या है दोस्तों? आवश्यकताएं कभी भी, आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। कैसे? जैसे एक की वह संतुष्टि प्रदान करता है, एक को वह पूरी करता है, तो दूसरी उसके समक्ष खड़ी हो जाती है। जैसे मान लो आज कोई एक आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो नेक्स्ट दिन नई आवश्यकता आ जाएगी। ये तो आपकी दैनिक दिनचर्या में भी होता होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब क्या है दोस्तों? जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको क्या कर सकते हैं? पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, आवश्यकताएं एक दूसरे की प्रतियोगी होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रतियोगी होती है। अतः मनुष्य उसी आवश्यकता को पहले पूर्ति करता है जो उसके लिए तीव्र होती है। मतलब क्या होती है दोस्तों? एक मतलब अपने पास मान लो 5 आवश्यकताएं हैं। अब 5 में से अपने को पहले कौन से को पूरी करेंगे? पहले उसको पूर्ति करेंगे जिसकी ज्यादा अपने को आवश्यकता है। तो ये विशेषता है। फिर इसके बाद में है आवश्यकताओं का पूरक होना। जैसे अपने पास है, अपन स्कूटर ले आए, स्कूटर की अपने पास क्या थी? आवश्यकता थी। अब उसके लिए अपने को पेट्रोल भी तो खरीदना पड़ेगा। तो मतलब अपने ने खरीदा क्या? स्कूटर। इसकी पूरक आवश्यकता क्या हुई? पेट्रोल। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? आवश्यकताओं का पूरक होना एक विशेषता ये हो जाएगी। इसके बाद में है दोस्तों, कुछ विशेषता ऐसी है जिनका उपयोग बार बार करने से वे शक्ति की आदत बदल जाती है व्यक्ति की। जैसे दोस्तों बीड़ी हुई, चाय हुई, ये नशा वगैरह है, ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये बार बार करने की क्या बन जाती है? व्यक्ति की आदत बन जाती है।
इसके बाद में है दोस्तों आवश्यकता की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद में है भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण होना। मतलब जो व्यक्ति होता है ज्यादातर क्या देता है, भविष्य की जो आवश्यकता होती है उसकी कंपेयर में वर्तमान पर क्या करता है, ज्यादा फोकस करता है। आवश्यकताएं क्या होती है, वैकल्पिक होती है। क्या होती है दोस्तों, आवश्यकताएं क्या होती है, वैकल्पिक होती है। जैसे पानी की प्यास अगर अपने को बुझानी हो तो अपन चाय और जो पेय पदार्थ है इनसे भी बुझा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आवश्यकताएं क्या होती है, वैकल्पिक होती है। इसके बाद में है रीति रिवाज या फैशन। रीति रिवाज या फैशन के अकॉर्डिंग भी क्या होती है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग भी बदलती रहती है आवश्यकताएं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। जो आवश्यकताएं हैं इनका क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले समझिए नेसेसरी वांट्स। नेसेसरी वांट्स क्या होती है दोस्तों, जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यकताएं अपने को जरूरत होती है उनको बोलते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं या नेसेसरी वांट्स। पहली आ जाएगी, बिना अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के व्यक्ति का जीवन नहीं रह सकता या असंभव है। इन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक आवश्यकता भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक आवश्यकता भी बोलते हैं। सबसे पहले है जो अनिवार्य आवश्यकता है उनमें सबसे पहले आ जाएगी नेसेसरी फॉर लाइफ। लाइफ के लिए या जीवन रक्षक अनिवार्यताएं। देखिए दोस्तों, भोजन, वस्त्र, मकान वह न्यूनतम मात्रा जो मनुष्य को केवल जीवित रहने के लिए चाहिए, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आधारभूत आवश्यकताएं कहते हैं या जीवन रक्षक आवश्यकताएं कहते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, मकान हुआ, इनकी न्यूनतम मात्रा जो कि एक जीवित व्यक्ति को जरूरत चाहिए, ये किस में आती है दोस्तों, जीवन रक्षक अनिवार्यता में आती है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट है कुशलता रक्षक अनिवार्यताएं। क्या है, कुशलता रक्षक अनिवार्यताएं। इसमें क्या आती है दोस्तों, इसमें जैसे पौष्टिक भोजन हुआ, न्यूनतम मात्रा से अधिक व पर्याप्त वस्त्र हुई, स्वच्छ एवं हवादार मकान हुआ, चिकित्सा हुई, आमोद प्रमोद की सुविधा हुई, ये किस में आती है दोस्तों, कुशलता रक्षक अनिवार्यता में आती है। इसके बाद में है दोस्तों प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं। प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं क्या होती हैं, जैसे अपना समाज है, समाज में अपन जो भी काम करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, इसके बाद में कोई भी जन्म मृत्यु के समय और कोई भी मतलब निभाई जाने वाली परंपराएं हैं, इनके लिए अपन जो भी अपनी आवश्यकता होती है इनसे रिलेटेड, वो किस में आती है दोस्तों, प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यता में आती है। किस में आती है, प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यता में आती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है दूसरी, पहले की 3 टाइप देख लिए अपने, अब दूसरी है आरामदायक आवश्यकताएं। क्या है दोस्तों, आरामदायक आवश्यकताएं। अब क्या होती है दोस्तों, वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति कर लेने पर एक व्यक्ति का क्या हो जाता है, जीवन क्या बन जाता है, आरामदायक बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, आरामदायक बन जाता है। मतलब वो खुद के जो काम है वो भी किससे करवाता है, नौकरों वगैरह से करवाते हैं, तो वो किस में आती है दोस्तों, कंफर्ट वांट्स में या आरामदायक आवश्यकताओं में आती है। इसके बाद में है दोस्तों लग्जरीज, विलासिताएं आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं वे होती है जिनमें संतुष्टि से व्यक्ति को क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है दोस्तों, व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में। पहली है दोस्तों हार्मलेस लग्जरीज। क्या है दोस्तों, हार्मलेस लग्जरीज, जैसे कीमती आभूषण हुआ, शानदार बंगला हुआ, सोने की चेन हुआ, ये क्या है दोस्तों, हार्मलेस लग्जरीज है। इसके बाद में है दोस्तों हार्मफुल लग्जरीज। क्या है दोस्तों, हार्मफुल लग्जरीज। इसमें क्या आती है, अगर इनका यूज करते हैं तो जो स्वास्थ्य है इन पर क्या होता है दोस्तों, बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे शराब हुई, अन्य मादक पदार्थ हुए, इनका अगर यूज करते हैं तो स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है दोस्तों, बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी किस में आती है, लग्जरीज में आती है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि डिफेंस लग्जरीज, जो व्यक्तियों को उनके बुरे दिनों में क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब वो क्या करती है दोस्तों, ऐसा इकट्ठा करके रखते हैं पहले, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, इनको इकट्ठा करके रखेगा कि वो अपने क्या काम में आए, जब अपने मतलब विपरीत समय आए उस टाइम क्या हो, यूज में आ सके दोस्तों। ये अपनी क्या हुई दोस्तों, वांट्स की जो क्लासिफिकेशन था वांट्स का, उसकी अपन ने बात कर ली, वांट्स का क्लासिफिकेशन होगा। अब इसके बाद में है दोस्तों कॉस्ट या लागत। कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लागत। अब कॉस्ट की पहले डेफिनेशन समझ लीजिए दोस्तों। डेफिनेशन आप किसी की भी समझो ना तो अपनी
अपनी दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड देखो दोस्तों, कॉस्ट क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के निर्माण में जब उपभोक्ता द्वारा कोई खर्च किया जा सकता है, किसी वस्तु के निर्माण में किसी वस्तु पर अगर कोई खर्च किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ, सबसे पहले एक शर्ट बना रहा हूँ तो मेरे को इसके निर्माण में कितना खर्च लग रहा है, कितनी चाहिए उसकी जगह का किराया हो, चाहे उसमें जो भी मैं कच्चा माल ले रहा हूँ उसका हो, चाहे उसकी मजदूरी हो, टोटल मिलाकर क्या होगी, कॉस्ट होगी दोस्तों। किसी वस्तु के निर्माण में उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला खर्च ही क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉस्ट, किसकी ओर चलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी और इसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु का मूल्य फिक्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला जो मूल्य है वो तो फिक्स रहता है कि ये तो रहेगा ही रहेगा, वो क्या कहलाता है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। वेरिएबल कॉस्ट में जब किसी वस्तु का मूल्य फिक्स नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे दोस्तों आप समझो कि मैं सेट बनवा रहा हूँ, अब सेट बनवा रहा हूँ तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, स्थायी लागत आएगी दोस्तों। जैसे मान लो मैं जहाँ पर भी ये काम कर रहा हूँ वहाँ पर रहने का जो किराया है वो आ जाएगा, वहाँ की जो भूमि का किराया है वो आ जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों वहाँ पर जो भी मैंने मतलब मकान बना रखा है वो आ जाएगा। तो ये तो किसके अंतर्गत आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इनकी तो एक स्थायी लागत है। स्थायी लागत कितने प्रकार की होती है, संक कॉस्ट, इसके बाद में अवॉइडेबल, प्राइमरी कॉस्ट, ये तीन प्रकार की होती है। इसके बाद में है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो मैं कच्चा माल ला रहा हूँ, कच्चा माल अभी तो जैसे कॉटन वगैरह कपास वगैरह है, इनका भाव मान लो ज्यादा है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है, जैसे मजदूर हुआ, मजदूर का भाव कभी ऊंचा होता है कभी नीचे होता है, तो वो क्या किस में आ जाएगा दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है वैल्यू। वैल्यू या मूल्य क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु की विनिमय शक्ति को वस्तु के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मूल्य। जब कोई वस्तु है, वस्तु की विनिमय शक्ति को एक के पास से दूसरे के पास अपन कोई भी एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, तो उसको वस्तु के रूप में, मूल्य के रूप में न करके वस्तु के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों कि 1 किलो गेहूं के बदले यदि 2 किलो चावल मिलता है तो अपन सकते हैं कि 1 किलो गेहूं का मूल्य क्या है, 2 किलो चावल है। क्या है, 2 किलो चावल है। आई होप आपको वैल्यू की डेफिनेशन समझ में आएगी। इसके बाद में है दोस्तों, एक तो प्रयोग मूल्य होता है, एक विनिमय मूल्य होता है। किसी वस्तु के उपयोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रयोग मूल्य होते हैं। जैसे हवा आ जाएगा, जल आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु का अपने बदले में दूसरी वस्तु को प्राप्त करना। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति के पास क्या है, एक वस्तु है, उसके बदले में कोई वो दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, विनिमय मूल्य। क्या बोलेंगे दोस्तों, विनिमय मूल्य बोलेंगे। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट है प्राइस। क्या है दोस्तों, प्राइस है। प्राइस किसे बोलते हैं, जब किसी वस्तु की विनिमय शक्ति को वस्तु में व्यक्त न करके किस में व्यक्त करते हैं, मूल्य में या मुद्रा में, किसमें, मुद्रा के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइस बोलते हैं या कीमत बोलते हैं। जैसे मान लो बाजार है, बाजार में 1 किलो गेहूं का क्या है, 10 रुपए में मिलता है। 1 किलो गेहूं कितने में मिलता है, 10 रुपए में मिलता है। तो उसका कीमत क्या है दोस्तों, उसकी कीमत है 10 रुपए। उसकी प्राइस क्या है दोस्तों, 10 रुपए है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है वेल्थ। क्या है दोस्तों, वेल्थ या धन। वेल्थ या धन क्या होता है दोस्तों, जो अपनी धन क्या होता है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनको संतुष्टि प्रदान करे, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ही बोलते हैं वेल्थ बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी धन, अपन किसको बोलेंगे, धन बोलेंगे कि अपनी कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दे, अपने को संतुष्टि प्रदान कर दे,
उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, धन बोलते हैं। धन का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पहला है इंडिविजुअल वेल्थ मतलब व्यक्तिगत। इसके बाद इसमें है दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष की समस्त संपत्तियों का समावेश इसके अंतर्गत आता है, इंडिविजुअल वेल्थ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, इंडिविजुअल वेल्थ के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, इसमें आ जाएगा एग्जांपल क्या आ जाएगा, मकान आ गया, जेवर, ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत धन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है सामाजिक या सोशल वेल्थ। क्या है दोस्तों, सामाजिक या सोशल वेल्थ। इसके अंतर्गत किसी समूह हुआ, कोई समाज हुआ, उसकी विशेष क्या होती है, संपत्तियां होती है, इनका समावेश होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक धन बोलते हैं। जैसे लाइब्रेरी हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सोशल वेल्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सोशल वेल्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय या नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय धन या नेशनल वेल्थ। देखिए दोस्तों, किसी राष्ट्र में समस्त नागरिकों के धन के योग को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल वेल्थ बोलते हैं। कोई राष्ट्र है, राष्ट्र में समस्त नागरिकों का जो धन है इसके योग को क्या बोलते हैं, नेशनल वेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल वेल्थ बोलते हैं। समस्त व्यक्तिगत संपत्ति आ जाएगी, इसमें सामाजिक संपत्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, समस्त व्यक्तिगत जो संपत्ति है वो आ जाएगी और सामाजिक संपत्ति आ जाएगी। इसके बाद में है दोस्तों इंटरनेशनल वेल्थ। क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल वेल्थ। इसमें क्या है दोस्तों, समस्त विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय धन का योग क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय धन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय धन कहलाता है। जैसे कोई समस्त एक विश्व है, विश्व में टोटल जो देश है उनके राष्ट्रीय धन का अपन बात करें तो वो किस में आता है, इंटरनेशनल वेल्थ के अंतर्गत आता है। जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, अंतरराष्ट्रीय नहरें हुई, यूएन हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरनेशनल वेल्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में यहाँ दोस्तों वेलफेयर। क्या है दोस्तों, वेलफेयर। वेलफेयर को समझिए कि सामान्यतः है कल्याण से संबंधित हित या भलाई से होता है। जो कल्याण है, कल्याण या कल्याण का अर्थ किससे होता है, हित या भलाई से होता है। किसी का हित या भलाई से क्या होता है, वेलफेयर का मीनिंग होता है। जो वेलफेयर है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है दोस्तों, वेलफेयर होता है, ये भलाई होती है। ये कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो आर्थिक कल्याण होता है, एक अनार्थिक कल्याण, जिसे मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है, उस वो तो किसके अंतर्गत आएगा, आर्थिक कल्याण के अंतर्गत आएगा। जिसे मुद्रा के मापदंड से नहीं मापा जा सकता वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अनार्थिक कल्याण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनार्थिक कल्याण के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है दोस्तों डिमांड। क्या है, डिमांड। डिमांड को ध्यान से समझिए दोस्तों, डिमांड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो क्या की जाती है, एक निश्चित मूल्य पर क्या की जाती है, खरीदी जाती है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, डिमांड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिमांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये जो डिमांड है, डिमांड की टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या है। पहली है दोस्तों प्राइस डिमांड। क्या है दोस्तों, प्राइस डिमांड। समझिए दोस्तों, मूल्य मांग क्या है, प्राइस डिमांड क्या है। प्राइस डिमांड क्या होती है दोस्तों, जिसे एक उपभोक्ता क्या करता है, एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य पर क्या करता है, खरीदने को तैयार रहता है। और जो अन्य बातें तो उसमें क्या रहती है, समान रहती है। इसका जो नेगेटिव रहता है, क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। मतलब मूल्य मांग क्या है दोस्तों, जिसे एक उपभोक्ता होता है वो एक निश्चित समय पर निश्चित मूल्य पर क्या रहता है, खरीदने को तैयार रहता है। इसमें क्या रहती है, अन्य बातें तो समान रहती है पर स्लोप इसको क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का क्या अर्थ है दोस्तों, जिसका अर्थ है कि मूल्य तो क्या होता है, बढ़ता है पर मांग क्या होती है, घटती है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, मूल्य तो बढ़ता है पर मांग क्या होती है, घटती है दोस्तों। मूल्य घटने पर मांग क्या होती है, बढ़ती है। प्रत्येक उपभोक्ता इस प्रकार की मांग को क्या कहते हैं, जो प्रत्येक उपभोक्ता की अगर एक मांग है इस प्रकार की तो उसको तो क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। परंतु वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग, मतलब बहुत सारे उपभोक्ता हैं उनकी जो सम्मिलित मांग है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, मार्केट डिमांड के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं दोस्तों, मार्केट डिमांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है इनकम डिमांड। क्या है दोस्तों, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड को समझिए दोस्तों, इनकम डिमांड के वैसे तो मुख्यतः कितने होते हैं, दो प्रकार के भेद होते हैं। इनकम डिमांड का सीधा सा है कि जो डिमांड है, डिमांड पर किसका प्रभाव पड़ता है,
इनकम का, जो व्यक्ति की आय है उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसका अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है किसी समयावधि में अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता अपनी आय स्तरों पर तय करने की तत्परता दिखाता है। मतलब उसकी आय जो स्तर होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, जो डिमांड होते हैं उसमें चेंजेबिलिटी लाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सुपीरियर, सुपीरियर गुड्स को समझिए दोस्तों, श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में, श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में जो डिमांड कर्व प्राप्त होगा उसका स्लोप क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। देखिए दोस्तों, श्रेष्ठ वस्तुएं कैसे, जैसे मान लो मेरी आय बढ़ रही है और वस्तुएं भी क्या है, श्रेष्ठ है। मतलब क्या है, मार्केट में जो घटिया वस्तुएं होगी उनको तो मैं कम से कम खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास आय का अच्छा स्रोत है। और अगर मेरे पास आय का अच्छा स्रोत, तो मैं अच्छी जो गुड्स है, वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं, उनको खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास आय कम है तो मैं लो लेवल की वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जो श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में डिमांड कर्व क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव स्लोप वाला होगा। अतः आय में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है, मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। आय में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है, मांग में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति की आय का सीधा वस्तु किस पर, सीधा संबंध किससे है, वस्तु की मांग से है। आई होप आपको सुपीरियर समझ में आएगा कि श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में होता है ये आय, इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, इन्फीरियर। क्या है इन्फीरियर, हीन वस्तुओं के संबंध में मांग का वक्र जो स्लोप है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, मांग का जो वक्र होता है, स्लोप होता है, उसका क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। जो जो उपभोक्ता की आय बढ़ती है त्यो वस्तुओं की क्या होती है, मांग क्या होती है, घटा देता है। क्योंकि जो हीन वस्तुएं होगी, जो उसके लिए वस्तुएं अच्छी नहीं है, उनको वो क्यों खरीदेगा, उनको वो खरीदना पसंद नहीं करेगा। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्फीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्फीरियर। इसके बाद में है दोस्तों क्रॉस डिमांड। क्या है दोस्तों, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड को समझिए दोस्तों, क्रॉस डिमांड का क्या होता है, एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं में परिवर्तन से है जो उस वस्तु की विशेष कीमत में परिवर्तन ना होकर किसी अन्य संबंधित वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मतलब क्रॉस डिमांड में क्या होता है, मतलब सीधा सा समझिए दोस्तों, दो वस्तुएं हैं, मतलब एक वस्तु को अपन खरीद रहे हैं ना, तो उसकी खरीदने या डिमांड का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कोई दूसरी वस्तु के मूल्य में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका प्रभाव इस वस्तु की, जो पहली वस्तु है, इसकी डिमांड पर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए दोस्तों, समझिए आप उसको, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन गुण। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, गुड़ या चीनी है, अगर इसका भाव ज्यादा है, गुड़ का भाव ज्यादा है तो चीनी का यूज कर सकते हैं, चीनी का भाव ज्यादा है तो गुड़ का यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, एक दूसरे पर अपनी यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, क्रॉस डिमांड है। मतलब एक के भाव में चेंजेस हो रहा है तो डिमांड दूसरी वस्तु की क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। इसके बाद में है दोस्तों चाय कॉफी, चाय के स्थान पर कॉफी का यूज में ले सकते हैं। तो ये किस में आते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आती है। इसके बाद में है दोस्तों कंप्लीमेंट्री गुड्स। क्या है दोस्तों, कंप्लीमेंट्री गुड्स, किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यदि दोनों वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, यदि दोनों वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है तो वो क्या होती है, पूरक वस्तुएं या कंप्लीमेंट्री गुड्स होती है। जैसे चाय और दूध, चाय लेकर आएंगे तो अपने को दूध मिलाना पड़ेगा, डबल रोटी और मक्खन दोनों, मतलब ये क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है दोस्तों, पूरक वस्तुएं होती है। इसके बाद में है दोस्तों इंडिपेंडेंट गुड्स। मतलब क्या होती है, स्वतंत्र वस्तुएं। स्वतंत्र वस्तुएं आती है, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये किस में आती है, इंडिपेंडेंट गुड्स में आती है। तो दोस्तों मक्खन का मूल्य अगर बढ़ जाए तो नमक की मांग में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसका है दोस्तों, इंडिपेंडेंट गुड्स का क्या है, उदाहरण है। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, इसके मान्यताएं क्या है दोस्तों, मान्यताएं हैं कि उपभोक्ता की रुचि
आई स्वभाव पेशन आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो डिमांड है, डिमांड से इन सभी में इन सभी में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद में है मांग रेखा एक स्तर स्थिति को बताती है। किसको बताती है? एक स्तर स्थिति को बताती है। दोस्तों ये जो एंजुप्शन है मान्यता ये है, अभी तक तो पूछता नहीं है, ये आपको एक बार रीडिंग मार लेना, फिर भी इतना याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक अपना कैपिटल। क्या है दोस्तों? पूंजी। पूंजी क्या होती है दोस्तों? पूंजी साधारणतः उस वस्तु को कहते हैं जिसे कोई व्यापार चलाए जाए। पूंजी क्या होती है? जो भी अपने पास संरक्षित, जो भी अपने पास मूल्य वगैरह, मुद्रा वगैरह, जो भी अपने पास होती है, धन होता है जो अपने पास होता है, जैसे मकान हुआ, भूमि हुई, या कोई आभूषण हुई, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? पूंजी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पूंजी के। पूंजी साधारणतया उस धनराशि को कहते हैं जिससे क्या कोई व्यापार चलाए जाए। इसके बाद में है दोस्तों उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिससे किसी व्यवसाय का क्या हो जिससे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। किस में लगाता है? व्यवसाय में लगाता है। उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पूंजी के नाम से जानते हैं। पूंजी मुख्यतः है तो दो प्रकार की होती है, इसके अलावा अलग प्रकार भी होते हैं, मैं बता दूंगा दोस्तों। सबसे पहले है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है दोस्तों? फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या होती है? संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है, कोई भी संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए अपन जो भी धनराशि लगाते हैं वह स्थिर पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्थिर पूंजी कहलाती है। जैसे मशीनरी हुआ, संयंत्र, कोई भी मान लो संयंत्र का कार्य हुआ। इसके बाद में भूमि व कोई भवन का, मतलब कोई अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी अपन व्यवसाय चला रहे हैं तो उसमें क्या है दोस्तों? भूमि वगैरह, भवन वगैरह, कोई भी मशीनें वगैरह है, वो तो किसके अंतर्गत आती है? फिक्स्ड कैपिटल या स्थिर पूंजी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में है दोस्तों कार्यशील या वर्किंग कैपिटल क्या होती है? पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के जो कार्य होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उनमें क्या की जाती है, उनमें यूज में ली जाती है, वो क्या आती है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल। इसके बाद में दोस्तों अपन चल और अचल के रूप में भी दे सकते हैं। चल एंड एच आ जाएगी। इसके बाद में आ जाएगी दोस्तों चल और अचल आएगी। इसके बाद में प्राइवेट और पब्लिक आएगी। ये सभी किसके टाइप्स आ जाएंगे? तो ये सभी टाइप्स आ जाएंगे पूंजी के या कैपिटल के। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का अपना इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक, मतलब अपने को समझना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या समझना है दोस्तों? टॉपिक नंबर 4 है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या है दोस्तों? टॉपिक नंबर 4 है अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अपने को क्या पढ़ना है दोस्तों? जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है क्या, अपन एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स का यूज कैसे करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले है इकोनॉमिक्स की, तो मैंने बात ही कर ली थी कि इसका मीनिंग वगैरह क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की भी बात कर ली थी, एडम स्मिथ है। अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है। वह विज्ञान जिसमें अर्थशास्त्र के जो मूल सिद्धांत और जो तकनीकें हैं इनका अध्ययन कृषि के संबंध में किया जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है दोस्तों जो अपनी एग्रीकल्चर है, कृषि है, इसकी सामान्यतः विशेषता क्या होती है? एग्रीकल्चर की विशेषता क्या होती है? जोतों की संख्या तो क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। आकार क्या होता है? बड़ा। मतलब आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जोतों की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में है दोस्तों भारतीय कृषि में पूंजी निवेश का कम होना। मतलब जो भारतीय कृषि है उसमें क्या होता है दोस्तों? पूंजी निवेश का क्या होता है? कम होते हैं। मतलब जो पूंजी का निवेश है वो कम होता है। जनसंख्या अधिक है भारत में। क्या है दोस्तों यहाँ पर लिखना, जोतों का आकार क्या होता है? भारत में छोटा होता है। इसके बाद में है जनसंख्या क्या है? भारत में अधिक है। कृषि उत्पादन का प्रकृति पर निर्भर होना, मतलब कृषि उत्पादन है वो लगभग क्या होता है? प्रकृति पर निर्भर होता है, जैसे वर्षा वगैरह पर निर्भर होता है। जीवन निर्वाह का साधन क्या रहती है भारत में? कृषि रहती है। तो ये तो क्या आ गई दोस्तों? एग्रीकल्चर की विशेषता आ गई, कृषि की क्या आ गई? विशेषता आ गई। इसके बाद में चलते हैं कि जो भारतीय अर्थशास्त्र है इसमें कृषि का क्या महत्व है। जो भारतीय अर्थशास्त्र है इसमें कृषि का क्या महत्व है? राष्ट्रीय आय का क्या
है दोस्तों, स्रोत है, राष्ट्रीय आय का स्रोत है, चारा व खाद्यान्न की उपलब्धता करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मतलब निर्यात में क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। इसके बाद में है विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति करता है, जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल प्रदान करता है। इसके बाद में है दोस्तों उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के उपभोग में, मतलब जो उद्योगों में निर्मित वस्तुएं होती है उनके उपभोग के काम में आता है। इसके बाद में है दोस्तों अर्थव्यवस्था के विकास के काम में आता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस एंड रोल इन इकोनॉमिक्स, मतलब अपने को बताना है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस या रोल क्या है एग्रीकल्चर का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आर्थिक विकास की प्रक्रिया में माध्यम से, जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से राष्ट्र का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, राष्ट्र का सामाजिक होता है और जो राजनीतिक और आर्थिक विकास होता है। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की, और आगे है बाजार की जो उत्पादकता और जो जीडीपी है इसमें वृद्धि हो रही है। इसके बारे में है दोस्तों आर्थिक विकास का पर्यावरण एवं पर्यावरण के जो भी विभिन्न मुद्दों के साथ संबंध, मतलब क्या होता है, जो आर्थिक विकास होगा तो आप सभी को पता है पर्यावरण का भी विकास होगा, विभिन्न मुद्दों के साथ संबंध मतलब जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संबंध है उनमें भी क्या होगा दोस्तों, विकास होगा। इसके बारे में है दोस्तों कि लोगों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, मतलब क्या होता है, जो लोगों की आर्थिक और सामाजिक कल्याण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं उनकी क्या होती है दोस्तों, पूर्ति होती है। ये क्या हुआ दोस्तों, अपना जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में है दोस्तों डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें दो प्रकार के लॉ हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड शेड्यूल है, डिमांड की जो कर्व है वो सभी आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा जो डिमांड होती है, इन दोनों में जो संबंध होता है उसी को क्या दर्शाता है, लॉ ऑफ डिमांड समझाता है। मतलब जो एक वस्तु की कीमत है, कीमत के अलावा क्या है कि उसकी मांगी गई जो मात्रा है, इन दोनों में संबंध है, इस संबंध की जो व्याख्या करता है उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है, उसकी मांग में क्या होती है, कमी होती है। मतलब कीमत बढ़ेगी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगी, मांग क्या होगी, कम होगी। अगर उसकी कीमत क्या होगी, घटेगी तो मांग क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है वैसे वैसे उसकी वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, इस कर्व से आप समझ सकते हो, यहाँ पर क्या है, प्राइस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी मांग है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है 4 रुपए उसकी क्या प्राइस थी, उस पर 10 वस्तुओं की बिक्री हुई। इसके बाद में 3 रुपए हुई, 3 रुपए पर कितनी हुई, 15 वस्तुओं की बिक्री हुई। इसके बाद में 2 रुपए थी, 2 रुपए पर 20 वस्तुओं की बिक्री हुई। इसके बाद में है दोस्तों 1 रुपए थी, 1 रुपए पे सबसे 25 वस्तु की। मतलब जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है दोस्तों, मांग बढ़ रही है। आई होप लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछते हैं हर बार। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को समझना दोस्तों, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये आप कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, ये एक सेम सी चीजें हैं, बस एक बार इस टर्म को, डिमांड शेड्यूल वाली टर्म को समझ लो। देखिए दोस्तों, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए जाने वाले जो दिए हुए मूल्य होते हैं उन पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि वस्तु की उस मांग को एक सारणी के रूप में दर्शाते, मतलब अपन जो भी क्या कर रहे हैं, जो भी बाजार में क्या कर रहे हैं, मांग हो रही है। जैसे किसी वस्तु है, जैसे कोई भी मान लो, कोई भी एक वस्तु मान लो कि जूते हैं, कोई भी जूते हैं, तो उसकी क्या है, एक बाजार में क्या है दोस्तों, मांग हो रही है। मांग हो रही है तो उसकी जो मांग हो रही है, कितना वो बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, तो इन सभी को एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में दर्शाते हैं, सारणी के रूप में दर्शाते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। दोबारा से डेफिनेशन समझ लीजिए, किसी बाजार में निश्चित समय पर, किसमें, निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि उस वस्तु के मांग को एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं तो एक क्या, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। अगर दोस्तों ये किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति की मांगी गई मांग, जो मांग होती है एक साल में, मान लो कोई व्यक्ति है,
कोई भी मान लो, अक्षय मान लो, कोई भी मान लो मोहन है, मोहन किस वस्तु की कितनी मात्रा की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अगर उसकी अपन सारणी के रूप में उसको दर्शाएं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब व्यक्तिगत जो डिमांड शेड्यूल है वो बोलेंगे। इसके बाद में है एक मार्केट में मान लो 50 जने हैं, 50 जने क्या कर रहे हैं, मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी अगर अपन उनकी जो मांग है उनको अपन शेड्यूल के रूप में दर्शाएं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको डिमांड शेड्यूल भी की मतलब जो भी मांगी गई मात्रा होती है उसका अपन शेड्यूल रखते हैं, शेड्यूल रखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, मतलब जो डिमांड शेड्यूल है इसके टाइप्स कितने हैं, दो प्रकार से हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में तो एक कोई व्यक्ति की जो मांग की में मांग होती है, मांगी गई जो वस्तु होती है उनकी सारणी होती है। इसके बाद में मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है कि एक मार्केट में जितने भी लोग हैं वो क्या मांग रहे हैं, इसकी अगर कोई सारणी होती है अपने पास तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में तो ओनली क्या आएगा, कीमत आएगी और मांगी गई मात्रा आएगी, ये तो व्यक्तिगत हो गई। इसके बाद में हम दोस्तों ये सारणी हो जाएगी, ये डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। इसके बाद में है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कीमत दे रखी है, इधर तो क्या दे रखी है, कीमत प्रति किलो दे रखी है, इधर मांगी गई मात्रा केजी में, कि मतलब गुलशन तो अपनी मात्रा मांग रहा है। इसके बाद में राहुल, मनोज, मतलब इन सभी के अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया है कि ये कितनी बाजार में मांग कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट शेड्यूल, उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत श्रेणी बोलेंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है दोस्तों डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो अपन ने डिमांड शेड्यूल देखा था, डिमांड शेड्यूल को किस में दर्शा दो, एक वक्र के रूप में दर्शा दो, उसी को क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिमांड कर्व बोलेंगे। देखिए दोस्तों मांग तालिका या डिमांड शेड्यूल है, उसको जब रेखा चित्र में या वक्र के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एक रेखा प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं दोस्तों डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि डिमांड कर्व किसे बोलेंगे, कोई भी अपने पास क्या है दोस्तों, कोई भी अपने पास क्या है, डिमांड शेड्यूल है, उसको अगर वक्र या रेखा के रूप में अपन क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, वो ही आ जाएंगे इंडिविजुअल डिमांड से कर्व और आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट में तो सभी की जो भी मांग होती है उसके जो मांग होती है उसको कर्व के रूप में दर्शाते हैं, इंडिविजुअल में एक व्यक्तिगत की दर्शाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों इस प्रकार से दर्शा देंगे अपन, मतलब जो अपने पहले अपन सारणी के रूप में दर्शा देते हैं, यहाँ पर किसको दर्शा दिया, उसी को किसके रूप में दर्शा दिया, उसी को एक कर्व के रूप में दर्शा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में होगा। इसके बाद में ये आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले है उपभोक्ता की आय, जिसे मान लो मेरी इनकम है 10,000 है तो मैं क्या करूंगा, कम से कम खर्च करने की कोशिश करूंगा। मेरी है 50,000 तो 50,000 में मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी से अच्छी वस्तुएं वो खरीदूंगा, ज्यादा वस्तुएं खरीदूंगा। तो उपभोक्ता की आय भी क्या करती है दोस्तों, उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करती है। अगर आय अधिक होगी तो क्या होगी, डिमांड अधिक होगी, अगर आय कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में है पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, आप सभी को पता है। इसके बाद में अगर जनसंख्या कम होगी तो क्या होगी, डिमांड भी घटेगी। इसके बाद में है जलवायु एवं मौसम, जलवायु एवं मौसम के अनुसार भी क्या करते हैं, डिमांड बढ़ती है। जैसे स्वेटर वगैरह है, गर्मियों के कपड़े गर्मियों में बिकेंगे, सर्दियों के सर्दियों में बिकेंगे, तो ये किसको प्रभावित करता है, जलवायु एवं मौसम मांग को प्रभावित करता है। इसके बाद में है आदतें, आदतें भी किसको प्रभावित करती है, डिमांड को प्रभावित करती है। जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुई और निकोटीन, इनकी आदत क्या करती है, डिमांड को प्रभावित करती है। इसके बाद में है दोस्तों उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन। मान लो कोई नई फैशन आ रही है तो नई फैशन की चीजें खरीदते हैं, ओल्ड फैशन की चीजों को कम खरीदते हैं, तो वो क्या प्रभावित करती है, उपभोक्ता की रुचि को प्रभावित करती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, मतलब अपने को मापना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। किसको मापना है, डिमांड को मापना है। डिमांड को कैसे मापोगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी,
मतलब अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस वस्तु की इतनी प्राइस है तो इसकी जो वस्तुएं हैं वो कितनी ज्यादा बिकेगी। मतलब डिमांड को अपन कैसे माप सकते हैं, एक कोई वस्तु की कीमत है, उसकी कीमत के आधार पर बता सकते हैं। अगर कम कीमत होगी तो अधिक मांग होगी, अगर ज्यादा कीमत होगी तो कम मांग होगी। तो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिमांड ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होती है, उसकी जो आय होती है उसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, डिमांड को माप सकते हैं। इसके बाद में यहाँ प्राइस रिलेटेड कमोडिटी आ जाएगा। इसके बाद में टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर आ जाएगा, मतलब उसकी रुचि किस में है, कंज्यूमर की रुचि किस में है, सर्दियों के कपड़ों में है या किस में उसकी रुचि है, उसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, डिमांड की क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेट्स कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, दो प्रकार के लॉ हैं, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये है दोस्तों, अपने पास कोई भी उपभोक्ता है, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं क्या करूंगा, ये लो क्या बताता है, ये लो बताता है कि मतलब ऐसा जो किसी भी वस्तु का अपन यूज कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का यूज कर रहे हैं तो उससे अपने को सीमांत उपयोगिता कब तक प्राप्त होती है, कहां तक अपने को एक लिमिट होती है कि वहां पर अपने को सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद में सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है। तो ये क्या बताता है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसको कर्व से मैं आराम से समझाऊंगा, इसके शेड्यूल से सब इस लॉ को आराम से समझाऊंगा, बस आप बने रहिए क्लास में। देखिए दोस्तों, सीमांत उपयोगिता हास नियम वस्तु की इकाइयां एवं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। मतलब ये क्या दर्शाता है, वस्तुओं की इकाइयां और उनसे होने वाली, मतलब जैसे मान लो कोई भी वस्तु में यूज में ले रहा हूं, उससे मेरे को सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो इन दोनों वस्तु और वस्तु की इकाइयां और जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इन दोनों के मध्य क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। ये जो नियम होता है, इसके बाद में है दोस्तों, यह नियम उपभोग के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये किसने दिया था दोस्तों, एच गोसेन ने। किसने था, एच गोसेन ने दिया था। इस नियम को क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और, आगे है अब एक्सप्लेनेशन इन ऑफ लॉ, मतलब इस लॉ को समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए भूख लगने पर हमने रसगुल्ला खाना प्रारंभ किया। कोई भी व्यक्ति है, उसने जब उसको भूख लगी तो उसने क्या प्रारंभ किया, उसने क्या प्रारंभ किया दोस्तों, रसगुल्ला खाना क्या किया, प्रारंभ किया। तो जिसमें प्रथम वर्ष में प्रथम रसगुल्ले से हमें 5 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। मतलब जो प्रथम रसगुल्ला था उससे सीमांत उपयोगिता अपने को कितनी प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। इसके बाद में है दूसरा, जब रसगुल्ला खाया तो उससे जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वो क्या हुई, कम प्राप्त हुई। मतलब पहली कंपेयर में मतलब 5 से कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरे से मतलब कितनी प्राप्त हुई, 4 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। कितनी हुई, 4 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। इसके बाद में है दोस्तों, अपन ने कितना, पहले तो कौन सा हुआ, पहला दूसरा, फिर इसके बाद में है दोस्तों, जैसे ही वो तीसरा खाएगा, जैसे ही वो तीसरा खाएगा तो दोस्तों उसको सीमांत उपयोगिता इतनी प्राप्त होगी, उसको 3 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। फिर इसके बाद में जैसे ही वो ज्यादा से ज्यादा खाने लगेगा, जैसे ही वो चौथा खाएगा तो खाने से उसको कितने सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, उसको प्राप्त होगी दोस्तों 2 प्राप्त होगी। इसके बाद में जैसे ही वो 5वां खाएगा, 5वां खाने के बाद में 1 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे ही वो 6 खाएगा या उससे ज्यादा खाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, 0 प्राप्त होगा। 6वें पर क्या होगी, 0 प्राप्त होगी। जैसे ही 7वां खाएगा तो माइनस में क्या होगी, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो दोस्तों आप सभी को इससे क्या समझना है कि जैसे ही उसने क्या खाया दोस्तों, 6 नंबर का रसगुल्ला खाया तो उससे क्या हुई, सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई दोस्तों, उसको कितनी प्राप्त हुई, 1 मिनट, सीमांत उपयोगिता 6 से कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, 0 प्राप्त हुई। इसके बाद में 7वें से कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, माइनस में प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, माइनस में प्राप्त हुई। किस में प्राप्त हुई, माइनस में प्राप्त हुई। ये डिमांड उसके में समझा रखा है।
अब दोस्तों देखिए, छठवें रसगुल्ले से सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जो संतुष्टि बताती है। एवं इसके बाद में ए बी जो रेखा है एक्सिस है, इसके क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, मतलब ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता दर्शाता है। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, इसका मतलब ये है कि कोई भी उपभोक्ता है या कोई भी मान लो किसान है, वो किसान एक वस्तु का कब तक यूज करे, उस वस्तु का कब से, उस इनपुट का कब तक यूज करें। अब अपने को पता है कि जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला जो इंसान है, जो भी व्यक्ति है, जो भी एग्जाम्पल था अपने, तो उसने है ना कब तक उसको खाना चाहिए। अब उसके बाद में तो क्या हुई, जीरो सीमांत उपयोगिता, फिर ऋणात्मक आने लगी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक उसको प्रोडक्शन प्राप्त हो, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो, तब तक उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए किसी इनपुट को। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लिखिए आना, जो डिमांड शेड्यूल है वो बनाया ना, कर्व बनाया ना, कर्व अगर पूछता है तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है सम सीमांत उपयोगिता का खास नियम। इसको सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि सम सीमांत उपयोगिता का खास नियम क्या होता है। दोस्तों इस नियम में होता है कि सम सीमांत उपयोगिता का जो खास नियम होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ, व्यवसाय में बहुत सारे ऑप्शन है। अब मैं कौन से मेरे को ज्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, कौन से व्यवसाय से ज्यादा मेरे को लाभ प्राप्त हो रहा है, उनका मैं चूज करूं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन में से मैं कौन से ऑप्शन का चूज करूं, कहां पर मेरे को पैसे लगाने चाहिए, ये क्या दर्शाता है दोस्तों, सम सीमांत उपयोगिता दर्शाता है। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, अब 10 रुपए को मैं कहां पर लगाऊं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे को कहां पर लगाना चाहिए जहां से मेरे को क्या हो, उपयोगिता ज्यादा प्राप्त हो। तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों लॉ क्या बोलता है ये, यदि संतुष्टि बिंदु तब सभी जरूरतों को पूरा करना मुमकिन हो। मतलब क्या करते हैं, मतलब अपने पास पैसे इतने हैं कि सभी जरूरतों को तो अपन पूर्ति कर ही नहीं सकते। विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि को उसी बिंदु पर बंद कर देना चाहिए। मतलब जो विभिन्न आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है, उसको किस बिंदु पर बंद कर देना चाहिए, जिस बिंदु पर उसकी तीव्रता क्या हो, समान हो, और जिससे व्यक्ति की क्या हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मतलब व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, वहां पर उसका क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों इसको अपन अभी जब कर्व से समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझिए, माना कि एक व्यक्ति के पास क्या है दोस्तों, 8 रुपए है 8 रुपए हैं। 8 रुपए जिन्हें वह दो वस्तुओं, जिससे एक तो आ जाएगा सेब आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, मिठाई आ जाएगा। सेब और मिठाई पर व्यय करना चाहता है। 8 रुपए हैं किसी व्यक्ति के पास, वो दो चीजों को खरीदना चाहता है, एक तो सेब को खरीदना चाहता है, एक मिठाई को खरीदना चाहता है। अब दोस्तों वह प्रत्येक वस्तु पर एक रुपए क्या करता है, वे करता है। वस्तुओं पर प्रत्येक 1 रुपए से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसको नीचे दर्शाया गया है दोस्तों। सबसे पहले समझिए दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 8 रुपए थे, 8 रुपए वो कहां यूज करेगा, सेब पर यूज करेगा या मिठाई पर यूज करेगा, ये कब डिसाइड करेगा, जब उससे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने वाली सेब से ज्यादा अगर मिठाई की हो तो मिठाई पर ज्यादा व्यय करेगा। इसके बाद में है अगर सेब से ज्यादा प्राप्त हो रही है सीमांत उपयोगिता तो सेब पर करेगा, मिठाई पर नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहले है पहला, अगर वो रुपए लगाता है तो उससे सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है, 18 प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सेब से तो कितनी प्राप्त होती है, सेब से तो प्राप्त होती है 18। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर वो मिठाई में लगाता है पहला रुपए तो उससे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है 14 प्राप्त होती है। अब आप सभी को पता है इतना पागल इंसान कौन है जो जिसको ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है और वो कम उपयोगिता वाले में पैसे लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला रुपए वो किस में लगाएगा, सेब में लगाएगा। कहां पर लगाएगा, सेब में लगाएगा। इसके बाद में वो दूसरा रुपए, जो दूसरा रुपए था उसके पास है, उसको लगाता है। तो पहले तो वो जो है पहला रुपए है, पहले तो उसने लगा दिया किस पर, सेब पर लगा दिया। दूसरा है दोस्तों, दूसरे को वो किस पर लगाएगा,
दूसरे से 16 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 16 प्राप्त हो रही है। 16 प्राप्त हो रही है तो दूसरा रुपये किस पर लगाएगा? दूसरा भी उस शेप पर लगाएगा। किस पर लगाएगा दोस्तों? दूसरा भी शेप पर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 सीमित उपयोगिता है। इसके बाद में है तीसरा रुपये। तीसरा रुपये क्या है दोस्तों? 14। ये भी समान है और ये भी समान है, तो ये यहाँ पर भी लगा सकता है और यहाँ पर भी लगा सकता है। सही दोस्तों। अब इसको मान लो ये यहाँ पर लग दिया, सही, यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद है चौथा रुपये। चौथा रुपये में क्या है दोस्तों? चौथा रुपये में मान लो इसने यहाँ पर 12 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 14 प्राप्त हो रही है, वो कहाँ पर लगाएगा? यहाँ पर लगाएगा दोस्तों। इसके बाद है पांचवा रुपये। 5 रुपये में देखिए दोस्तों, इसमें है दोस्तों कि 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 12 प्राप्त हो रही है, तो वो कहाँ पर लगाएगा? यहाँ पर लगाएगा। इसके बाद में है दोस्तों छठवा। छठवे को कहाँ पर लगाएगा दोस्तों? छठवे से यहाँ पर 8 प्राप्त हो रही है और यहाँ पर कितनी प्राप्त हो रही है? 4, तो वो कहाँ पर लगाएगा दोस्तों? 10 वाली सीमांत उपयोगिता मतलब मिठाई पर लगाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर, आगे है कि 7, यहाँ पर सातवां पैसा कहाँ पर लगाएगा दोस्तों? 7वें में 6 प्राप्त हो रही है। इसके बाद में 8वें में कितनी प्राप्त हो रही है? 4। मतलब वो कहां पर लगाएगा दोस्तों? जहां पर उसको ज्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब वो 8वां रुपये है, जैसे मान लो छठवा है, छठवे में यहाँ पर 8 प्राप्त हो रही है, यहाँ पर कितनी प्राप्त हो रही है? 10 प्राप्त हो रही है। यहाँ पर 7वां है, 7वें को यहाँ पर 6 प्राप्त हो रही है, यहाँ पर प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 4 है, 4 को यहाँ पर 6 प्राप्त हो रही है। देखिए दोस्तों, अब समझते हैं अपन, जो शेड्यूल है अपना उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए एक बिंदु तो यहां पर आएगा, एक बिंदु यहां पर आएगा। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखना। अब थ्योरी में देखते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों, वो सेब में तो कितने रुपए लगा रहा है? वो सेब में तो मात्र कितने लगा रहे हैं? रुपए लगा रहा है। कितने रुपए लगा रहा है? मात्र 3, सॉरी, सेब में तो 5 रुपए लगा रहा है, और जो मिठाई में कितने लगा रहा है? मिठाई में 3 रुपए लगा रहा है। सेब में तो कितने रुपए लगाएगा? मात्र 5 रुपए लगाएगा, और 3 रुपए किस में लगाएगा? मिठाई में लगाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो 8 रुपए हैं, 8 रुपए को वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर 5 तो किस में लगा दिया? सेब पर लगा दिया, और 3 किस पर लगा दिया दोस्तों? 3 लगा दिया मिठाई पर। अब देखिए यहां पर 5 है, 5 पर उसको क्या मिल रही है दोस्तों? 5 पर उसको मिल रही है सर्वाधिक उपयोगिता मिल रही है। क्या मिल रही है? सर्वाधिक उपयोगिता मिल रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 पर उसको क्या मिल रही है? सर्वाधिक उपयोगिता मिल रही है। क्या मिल रही है दोस्तों? सर्वाधिक उपयोगिता मिल रही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि 5 तो वो किस में खर्च करेगा? सेब में खर्च करेगा, और 3 किस में करेगा? मिठाई में खर्च करेगा। क्योंकि उसको यहाँ पर क्या मिलती है दोस्तों? उसको मिलती है सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान होती है, सर्वाधिक सीमांत उपयोगिता का मान प्राप्त होता है। आई होप आपको ये जो नियम है ये समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से रिवर्स करके क्लास को ले लेना। जैसे ही आप थ्योरी पढ़ोगे ना, अपने आप करवा तो समझ में आ ही जाएगा, डिमांड शेड्यूल तो समझ में आ ही जाएगा। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए दोस्तों। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है। मान लो कोई वस्तु है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप अपने को किस में परिवर्तन हो रहा है? उसकी मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। सूत्र के द्वारा भी आप समझ सकते हो कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन से क्या होता है? कीमत में क्या होता है? आनुपातिक परिवर्तन होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। जो इलास्टिसिटी डिमांड है, इलास्टिसिटी डिमांड मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम, और इसके बाद में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली समझिए दोस्तों, पहली है दोस्तों कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर इसको ओनली सूत्र से समझना दोस्तों, अगर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन हो तो उसकी कीमत में क्या होता है? उसकी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हो, उसकी मांगी गई मात्रा में भी क्या होगा दोस्तों? उसमें भी क्या होगा? उसके आनुपातिक मतलब परिवर्तन होगा। दोबारा से समझिए दोस्तों, किसी वस्तु की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो रहा है, मतलब प्राइस में क्या करेंगे? आनुपातिक क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। इससे मांगी गई मात्रा में क्या होगा? आनुपातिक परिवर्तन होगा। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझिए, उपभोक्ता की आय में अगर क्या होता है? आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसकी मांग
मांगी गई जो अनुपातिक जो मात्रा है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, मतलब इनकम में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद में है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है दोस्तों, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है दोस्तों, मतलब क्रॉस जो डिमांड पढ़ाया था मैंने, क्रॉस डिमांड पढ़ाया था, तो उसमें अनेक प्रकार की क्या थी, विशेषताएं थी, वो थी गुड्स थी, जैसे सप्लीमेंट्री हुई, कंप्लीमेंट्री हुई, इंडिपेंडेंट हुई। तो उसमें क्या पड़ रहा था, एक वस्तु का प्रभाव क्या पड़ रहा था, दूसरी वस्तु पर पड़ रहा था। तो देखो यहाँ ध्यान से समझिए, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर जो अक्स वस्तु है इसकी मांग में क्या हो जाता है, अनुपातिक परिवर्तन। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल से, गुड़ के भाव में अगर अपन क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, ज्यादा कर दिया, गुड़ का भाव ज्यादा कर दिया, तो चीनी की मांग अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चीनी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहली क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, अनंत होती है। इसके बाद में है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद में है इलास्टिक डिमांड, इसकी इलास्टिसिटी होती है 1 होती है। फिर इसके बाद में है हाई इलास्टिसिटी डिमांड, इसकी क्या होती है, 1 से अधिक होती है। इसके बाद में है लेस इलास्टिसिटी डिमांड, इसकी क्या होती है, 1 से कम होती है। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी किसके अंतर्गत आता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको परफेक्टली ये जो मतलब टाइप्स है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जब 10वां टॉपिक पढ़ेंगे सप्लाई वाला, उसमें आएगी। और उसमें डिटेल से मैं समझा रखा हूं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड क्या होता है। यहां से ओनली आपको नाम याद करना है, नाम के अलावा क्या याद करना है, इनकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, बस ये याद करना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अपने को क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वालिटी हाई रखिए, क्लास की क्या रखिए, क्वालिटी हाई रखिए। सबसे पहले है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापना है तो सबसे पहला मेथड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है पॉइंट मेथड। तीसरा है परसेंटेज मेथड। तीसरा क्या है, परसेंटेज मेथड। देखिए दोस्तों सबसे पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें देखिए दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत मांग की जो लोच है, मांग की लोच को मापने के लिए किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले और मूल्य में परिवर्तन होने के बाद में जो कुल आय की तुलना होती है उसकी की जाती है। दोबारा से समझिए दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसमें कोई भी मान लो, इसमें मांग की लोच ज्ञात कर रहे हैं, मांग की लोच ज्ञात कर रहे हैं, मतलब मांग की लोच कैसे ज्ञात करें, कितनी इलास्टिसिटी, कितनी मांग में कमी आई या कितनी अधिकता आई। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से, मान लो कोई भी वस्तु है, वो कोई वस्तु है, उसकी मूल्य में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिए। होने के पहले, मतलब किसी वस्तु के जो मूल्य था उसमें परिवर्तन होने के पहले और मूल्य में परिवर्तन होने के बाद में जो उपभोक्ता की आय है इसकी तुलना की जाती है। मतलब जो मांग है, जो भी मांग है उसकी जो कीमत थी, कीमत में परिवर्तन करने के पहले और बाद में जो अंतर होता है, जो भी पहले खरीदारी थी, पहले डिमांड थी और बाद की डिमांड थी, इन दोनों का अंतर अगर निकालते हैं तो वो क्या आता है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। आई होप आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या होता है, पॉइंट, यदि कोई मांग रेखा आकार की नहीं है, क्या है, मांग रेखा क्या है, नहीं है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच की मात्रा अलग अलग होती है। मतलब मांग की लोच को अपन किससे मापते हैं, अपन मांग रेखा वक्र से मापते हैं, पॉइंट मेथड से मापते हैं। देखिए दोस्तों इसका सूत्र क्या है, बिंदु से मांग के नीचे के भाग की दूरी, जो बिंदु है, वक्र का जो बिंदु है उसके नीचे के भाग की दूरी और बिंदु की जो मांग रेखा है उसके ऊपर के भाग की दूरी, इन दोनों का जो अंतर है, इनको जो डिवाइड करते हैं, इससे जो आती है दोस्तों वही क्या होती है, मांग की लोच होती है। ये पॉइंट मेथड हो गया। इसके बाद में दोस्तों परसेंटेज मेथड। देखिए दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत वस्तु की मांग के आनुपातिक परिवर्तन को उसकी कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जो परसेंटेज निकलती है वही क्या होती है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में है दोस्तों, देखिए सूत्र हो जाएगा परसेंटेज मेथड का कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन बढ़ेगा, मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। इसके बाद में है दोस्तों जो अपनी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको प्रभावित करने वाले कारक, एक तो क्वालिटी ऑफ
कमोडिटी मतलब वस्तु की क्वालिटी किस प्रकार से है, तो वो भी क्या करेगी, डिमांड को क्या करेगी, डिमांड को ऊपर नीचे करेगी। डिमांड को ऊपर नीचे करेगी तो वो इलास्टिसिटी आएगी, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक पहला तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ कमोडिटी आ जाएगा, यूज ऑफ कमोडिटी आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सी वस्तु का यूज कर रहे हैं, फिर उसकी प्राइस क्या है, ये भी इलास्टिसिटी को प्रभावित करेगी। आई होप आपको मैं ये डिटेल से बताने की तो नहीं है। अब प्राइस कमोडिटी को मैं समझाऊं कि इसमें ये होता है, ये होता है, तो इसको समझिए ना दोस्तों, समझने से ही होगा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है। किसी वस्तु की प्राइस में अपन चेंज कर दी, कीमत में अपन चेंज कर दिए, कीमत में अधिकता कर दिए तो डिमांड घट जाएगी। मतलब जो भी प्राइस में चेंज करते हैं उससे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड घटती बढ़ती है, तो वही प्रभावित करती है जॉइंट डिमांड। जैसे मान लो गुड़ चीनी का उदाहरण मैंने बताया था। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब जो धन का वितरण है, ये भी क्या करता है दोस्तों, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है। इसके बाद में इनकम लेवल आ जाएगा, जो आय का स्तर वो भी क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है। एक टाइम आ जाएगा, टाइम एलिमेंट। अब इसके बाद में है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों, यूटिलिटी को ध्यान से समझिए। यूटिलिटी क्या होती है, ये वैसे तीसरे टॉपिक का पार्ट है दोस्तों। यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है। उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब क्या है, एक शक्ति है, वो किसी व्यक्ति की क्या करती है, आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है। इसके बाद में आप इसकी एक बार विशेषताओं की रीडिंग मारना मैं बताता हूं कि जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अलग प्रकार होता है दोस्तों। एक होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप तो तीन प्रकार के होते हैं, सीमांत और कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीन प्रकार तो यूटिलिटी के। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के अलग है, जो अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। सीमांत उपयोगिता क्या है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता किसी भी वस्तु की मात्रा, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि है। वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि है, जो कि उपभोग में एक और इकाई के रूप में परिणाम स्वरूप होती है। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि एक इकाई की उपयोगिता कितनी है, 40 है। कितनी है, एक उपयोगिता की क्या है दोस्तों, एक उपयोगिता की क्या है, 40 उपयोगिता है। जैसे नारंगी मान लो, दूसरी नारंगी के उपभोग से अपने को कितनी प्राप्त हो रही है, 40 प्राप्त हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता अपनी क्या होगी दोस्तों, 40 माइनस 60। अपनी ये पढ़ भी चुके, अगर आप दिमाग लगाकर अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो आराम से कर सकते हो कि एक नारंगी की जो उपयोगिता है वो तो 40 प्राप्त हो रही है, दूसरी की कितनी प्राप्त हो रही है, दूसरी की अपने को प्राप्त हो रही है 60 प्राप्त हो रही है। तो जो इनका अंतर है ना, यही क्या है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता। क्या है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों कुल उपयोगिता। क्या है, वस्तुओं के उपभोग से जो प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता का जो योग है। एक वस्तु है, एक वस्तु के उपभोग से जो भी किसी भी प्रकार की मार्जिनल यूटिलिटी हो, किसी भी प्रकार की जो उपयोगिता अपने को प्राप्त होती है, वो क्या है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी। क्या है, टोटल यूटिलिटी। इसके बाद में है दोस्तों औसत उपयोगिता या एवरेज यूटिलिटी। देखिए दोस्तों, कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों का भाग दे दिया जाए। मतलब क्या होता है दोस्तों, कुल उपयोगिता है, उसमें उपभोग की गई इकाइयों का अगर क्या देते, भाग देते, तो वो क्या आती है दोस्तों, औसत उपयोगिता आती है, एवरेज यूटिलिटी आती है। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है मूल्य और कीमत। क्या है दोस्तों, मूल्य और कीमत देखते हैं। ये अपन ने पहले देख लिया था, इसको छोड़ो, तीसरे टॉपिक में अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में है दोस्तों टॉपिक नंबर 6, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझिए दोस्तों। वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आवश्यकताओं को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब एक क्या है, उपभोक्ता है, उसकी सीमित आवश्यकताएं हैं, वस्तुओं पर व्यय कर अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि कोई भी मान लो व्यक्ति है, उसके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए है, तो वो क्या करता है, एक सीमित आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। पूर्ति करके वो क्या करता है, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। तो इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके बाद में है कंज्यूमर सरप्लस। क्या है दोस्तों, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को समझिए दोस्तों, किसी विक्रेता द्वारा, मतलब मैं बता देता हूं इसको, डेफिनेशन मैं बताऊंगा, लिख लेना आप, कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई उपभोक्ता है, वो क्या तो देने के लिए तैयार है और क्या देता है,
क्या तो वो देने के लिए तैयार है और क्या वो रियल में देता है, वास्तव में देता है, इसके बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर की बचत, उपभोक्ता बचत भी बोलते हैं इसको। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों मैं सोचूं कि मैं 50 रुपए में क्या लेकर आऊंगा, कोई भी टी शर्ट लेकर आऊंगा और वो मेरे को 30 रुपए में ही मिल जाती है, तो दोस्तों क्या होता है, मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, वो कंज्यूमर सरप्लस होगा 20 रुपए। क्या होगा दोस्तों, 20 रुपए। आई होप आपको कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद में एक बार अपन क्या देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल तो वो मैंने बताया है, वैसे ये एग्जांपल आप डिटेल से पढ़ लेना वरना लेंथी हो जाएगी क्लास बहुत ज्यादा। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, टोटल अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, टोटल अपने को 400, मतलब जैसे ऐसे मान लो कि 400 अपन देने के लिए तैयार थे और इसके बारे में है दोस्तों 180 अपन ने दिए, रियल में दिए 400, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 400 अपन देने को तैयार थे, 180 अपन ने दिए, तो अपनी जो उपयोगिता है वो कितनी प्राप्त हुई, जो अपनी बचत है कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 220। कितना प्राप्त हुआ, 220। देखिए दोस्तों इससे समझ सकते हो एक बार, जो उपभोक्ता है प्रथम इकाई के लिए 100 पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में इसकी कीमत वो 30 पैसे ही है। इस प्रकार प्रथम इकाई से कितने पैसे की बचत होती है, 70 पैसे की बचत होती है। इस प्रकार टोटल कुल उपयोगिता अपने को कितनी प्राप्त होती है, कुल 220 प्राप्त होती है, क्योंकि 400 के लिए तैयार था, 180 उसने दिया, तो बचत कितनी हुई, कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ दोस्तों, 220। कितना हुआ, 220। कंज्यूमर सरप्लस की आप सूत्र भी देख सकते हो, सूत्र भी लिखा हुआ है। अब इसके बारे में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना प्रोडक्शन मींस एंड जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अपने को देखना है प्रोडक्शन और जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है मेनली वो देखना है। उपयोगिता क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना ही क्या कहलाता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसकी उपयोगिता उत्पन्न करना, उसकी उपयोगिता उत्पन्न कैसे करोगे, उसकी उपयोगिता उत्पन्न करने के 4 टाइप मेरे पास हैं। देखिए दोस्तों 4 टाइप ये लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों पहली है फॉरम यूटिलिटी, सॉरी फॉरम, दूसरी है टाइम यूटिलिटी, तीसरी प्लेस, चौथी क्या है, पोजीशन। अब देखिए दोस्तों फॉरम यूटिलिटी मतलब जैसे टमाटर है, टमाटर को लेकर अपन क्या देखते हैं, टमाटर को लेकर अपन जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है उसको समझेंगे। उसमें उसके मूल्य को बढ़ाना, कैसे अपन बढ़ाते हैं, कैसे उसकी उपयोगिता में क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। फॉरम यूटिलिटी को समझिए, टमाटर का फल है, अब टमाटर का फल है उसको मैं प्रोसेसिंग करके क्या कर दूं, प्रोसेसिंग करके उसका सॉस बना दूं, उसकी उपयोगिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मूल्य उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये तो क्या आ जाएगी दोस्तों फॉरम यूटिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय प्रोसेसिंग के द्वारा करते हैं, प्रसंस्करण के द्वारा या प्रोसेसिंग के द्वारा। टाइम यूटिलिटी, जैसे मान लो प्याज है, प्याज के अभी भाव बहुत कम है और अपन 6 महीने बाद में ऐसे है कि 6 महीने बाद में अच्छे भाव मिल सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, स्टोरेज के द्वारा उसकी क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब मान लो यहाँ पर जयपुर में किसी चीज के भाव नहीं है तो उसको कहाँ पर पहुंचा देंगे, टोंक में पहुंचा दिए, तो ये क्या हो गया, बाय ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके बारे में है पोजीशन, पोजीशन का मतलब है किसी वस्तु की मेरे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो वस्तु मैं किसी अन्य इंपॉर्टेंस वाले व्यक्ति को दे दूं, मेरे पास उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे को वो कोई काम में नहीं आ रही है, मैं तो किसी अन्य को दे दिया, तो उसकी क्या हुई, उपयोगिता बढ़ी, उसका क्या हुआ, मूल्य। किसी को बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो वो तो क्या देगा, पैसे देगा, तो उसकी क्या बढ़ रही है, उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ रही है। आई होप आपको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी 4 प्रकार के समझ में आएंगे। इसके बाद में है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक तो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हो, प्राकृतिक कारक आ जाएगा, इसमें जलवायु, भूमि अनुकूलता वगैरह प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक में क्या आ जाएगा, जनसंख्या कम आ जाएगी। इसके बाद में कुशल एवं परिश्रमी श्रमिक, देखिए दोस्तों मानवीय कारक कैसे आएंगे, जैसे कुशल एवं जो परिश्रमी श्रमिक है, अगर ये ज्यादा
होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद में पूंजी की उपलब्धता आ जाएगी, पूंजी अगर अधिक प्राप्त होगी, पूंजी अगर अधिक होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। इसके बाद में बैंकिंग तथा अन्य शाख व्यवस्था जो क्या करती है, ऋण वगैरह प्रदान करती है, ये भी प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। इसके बाद में है उत्पादन तकनीकी व कला भी क्या करती है, उत्पादन जो उत्पन्न करने की जो तकनीक है, कला है, ये भी क्या करती है, प्रभावित करती है। परिवहन एवं संचार की अच्छी सुविधा है तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में राजनीतिक स्थिति, जैसे सरकार कोई भी नई नई नीतियां लेकर आती है, वित्त संबंधी कोई योजना लेकर आती है, तो वो क्या आती है, वो भी क्या करती है, प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। इसके बाद में दोस्तों एक टॉपिक है आपके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। क्या है दोस्तों, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इसको समझिए दोस्तों, जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र में प्रोडक्ट आउटपुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका उत्पादन किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं और प्रोडक्ट भी कहते हैं। तथा जिन साधनों द्वारा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट या फैक्टर भी कहते हैं। तो इसको प्रोडक्ट फैक्टर रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फैक्टर रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, इनपुट आउटपुट या फैक्टर प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट पूछ रहा है अपने को, जो इनपुट और आउटपुट थे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होते हैं। अतः इनपुट और आउटपुट के मध्य भौतिक संबंध ही क्या कहलाता है, जो इनपुट और आउटपुट है इन दोनों के मध्य जो भौतिक संबंध होता है यही कहलाता है इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है ये क्या है, एक गणितीय संबंध है। क्या है, गणितीय संबंध है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि इनपुट कितने प्रयोग करने पड़े, आउटपुट कितना प्राप्त होता है। अब इनपुट आउटपुट में आप समझे नहीं होगी कि ये काम में किसके आता है। देखिए दोस्तों, इनपुट मतलब कोई भी व्यवसाय है, कोई भी जैसे मान लो फार्म है, अपन जैसे मान लो यूरिया की कितनी मात्रा अपन क्या करें, कितनी मात्रा कितनी डोज अपन दें ताकि अपने पास क्या हो, आउटपुट अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो ये क्या बताता है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, मतलब कितने इनपुट का प्रयोग करें ताकि अपने को कितना अधिक से अधिक क्या हो, आउटपुट प्राप्त हो। आई होप आपको समझ में आएगा। ये रिलेशनशिप बताता है कि कितने इनपुट का प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक आउटपुट अपने को प्राप्त हो। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 2 की और टॉपिक नंबर 9 है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, ये जो शब्द है आउटपुट में होने वाले जो परिवर्तन है, रिटर्न्स टू स्केल जो शब्द है ये जो आउटपुट में जो परिवर्तन होता है उसको क्या करता है, संदर्भित करता है। जब सभी कारकों में अनुपात समान हो, दोबारा से देखिए दोस्तों, जब सभी कारकों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाए, मतलब क्या करता है, ये जो रिटर्न्स टू स्केल है आउटपुट में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको क्या करता है, संदर्भित करता है। कब करता है, जब सभी कारकों में समान अनुपात में क्या हो, परिवर्तन हो। तो यही क्या है दोस्तों, रिटर्न्स टू स्केल। अब इसके बाद में देखते हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों रिटर्न्स टू स्केल है, ये एक प्रकार का क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। क्या है, दीर्घकालीन लॉन्ग प्रोडक्शन क्या है, फंक्शन है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों कि जो ये रिटर्न्स टू स्केल का लॉ है, ये नियम है, ये मुख्यतः कितने प्रकार से हैं, 3 प्रकार से है। पहला है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पहला क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, इस नियम के अनुसार जब इनपुट को निश्चित अनुपात में घटाया या बढ़ाया जाता है, मतलब क्या करते हैं, जब इनपुट को क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा में घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो आउटपुट उसी अनुपात में क्या करते हैं, घटते या बढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस नियम के अनुसार जब इनपुट की निश्चित मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है तो आउटपुट क्या होता है, अधिक अनुपात में क्या होते हैं, घटते या बढ़ते। उसमें तो उसी मात्रा में थे कांस्टेंट वाले में, तो इंक्रीजिंग में क्या कर रहे हैं, अधिक अनुपात में क्या कर रहे हैं, घट या बढ़ रहे हैं आउटपुट। इसके बाद में है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। देखिए दोस्तों, इसमें इनपुट को अपन क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा में घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो कम अनुपात
अनुपात में, किसका अनुपात में, पहले में बराबर मात्रा में, दूसरे में बढ़ते हुए अनुपात में, फिर तीसरे में घटते हुए अनुपात में बढ़ते हैं। आई होप आपको लॉ ऑफ रिटर्न जो इसके लिए ये समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों अपने को अंतर देखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक क्या है लॉ ऑफ रिटर्न। तो इसके इन दोनों में क्या देखना है, अंतर देखना है। देखिए दोस्तों, एक इनपुट भिन्न होने पर आउटपुट के व्यवहारों का क्या करता है, वर्णन करता है। एक इनपुट अगर भिन्न है तो आउटपुट के व्यवहारों को क्या करता है, ये नियम वर्णन करता है। सभी इनपुट भिन्न होने पर आउटपुटों के जो व्यवहार है उनका क्या करता है, वर्णन करता है, लॉ ऑफ रिटर्न स्केल। इसके बाद में है इसमें कुछ कारक परिवर्तनशील एवं कुछ कारक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सभी इनपुट एवं आउटपुट फैक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों ये क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब क्या है, एक लघुकालीन है, ये क्या है, एक दीर्घकालीन, अभी बात ही की थी अपन ने। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट, इष्टतम आउटपुट निश्चित व परिवर्तनीय कारकों के बीच में क्या है, एक सर्वोत्तम अनुपात का क्या है, परिणाम है। इसमें क्या है, इष्टतम उत्पादन होता है वो संयंत्र के इष्टतम आकार का क्या होता है, परिणाम होता है। इसके बाद में है फैक्टर्स में अनुपात क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इनमें रहता है फैक्टर्स में अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की, और आगे अपना टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट का अपन ने देख लिया था, कॉस्ट की डेफिनेशन देख ली थी, दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड और एक क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। ये तो अपन ने देख लिया था क्या होती है क्या नहीं होती है। अब अपने को अंतर देखना है, एक तो शॉर्ट रन कॉस्ट में, एक लॉन्ग रन कॉस्ट में। ये क्या होती है, ये लागतें किसी फार्म पर अल्पकाल में वहन की जाने वाली होती है। मतलब क्या करते हैं, अल्पकाल में क्या करते हैं, इनका वहन किया जाता है। ये लगातार कॉस्ट या लागत लगती नहीं रहती है। इसके बाद में है ये लागतें किसी फर्म द्वारा दीर्घकाल में, मतलब लंबे समय तक क्या करती है, वहन की जाने वाली होती है। इसमें समस्त साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, मतलब जो साधन होते हैं वो क्या नहीं होते, परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इसमें आउटपुट के लिए जो भी प्रयुक्त किए जाते हैं इनपुट्स वो क्या होते हैं दोस्तों, परिवर्तनशील होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक पे, 10वां टॉपिक है, इसके बाद में कंप्लीट होता है अपना। देखिए दोस्तों, सप्लाई किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई विक्रेता निश्चित मात्रा में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है। क्या करता है दोस्तों, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई विक्रेता है निश्चित समय में निश्चित कीमत पर क्या रहता है, बेचने के लिए तैयार रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई या पूर्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों, बाजार में 250 रुपए क्विंटल की कीमत पर 1000 क्विंटल गेहूं की सप्लाई, मतलब एग्जांपल आ जाएगा जैसे 250 रुपए के प्रति क्विंटल क्या है, गेहूं के भाव है। अब 1000 क्विंटल गेहूं की सप्लाई करेंगे तो वो क्या होती है दोस्तों, सप्लाई होती है, पूर्ति होती है। अब अपने को अंतर देखना है, एक तो सप्लाई, एक स्टॉक और सप्लाई में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। एक तो अपन पूर्ति कर देते हैं, मतलब बेच दिया। स्टॉक का क्या होते हैं, स्टॉक करके रखते हैं पहले। देखिए दोस्तों, स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो सूचना मिलने पर कुछ ही समय में बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब बाजार में उपलब्ध करवाई नहीं गई, करवाई जाती है। इसके बाद में है दोस्तों कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में निश्चित समय पर निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए क्या रखी जाती है, उपलब्ध रखी जाती है। अब इसको एग्जांपल से समझिए दोस्तों। एग्जांपल से है कि माना एक गेहूं की विक्रेता है, इसके पास क्या है, 1000 क्विंटल क्या है, गेहूं है जिसे वह बेचना चाहता है। यह 1000 क्विंटल विक्रेता के पास क्या है, स्टॉक है। क्या है, स्टॉक है। लेकिन यदि विक्रेता 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से आज बाजार में 500 क्विंटल की कर देता है, बेच देता है, मतलब बेच देता है और 500 क्विंटल बेचने के लिए रखता है, तो दोस्तों जो बेच दिया वो तो किस में आ जाएगा, सप्लाई में, और वो आगे के लिए रखता है उसको 500 क्विंटल क्या हो जाएंगे, स्टॉक के लिए आ जाएंगे। आई होप आपको सप्लाई और स्टॉक समझ में आया होगा। इसके बाद में है लॉ ऑफ सप्लाई की अपन बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो अपने क्या होता है दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई में ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, पूर्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, मांग जैसे बढ़ेगी,
मांग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है 1000 क्विंटल गेहूं की क्या है आवश्यकता है। अब 1000 क्विंटल आवश्यकता है तो 1000 क्विंटल तो अपने को सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मांग बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है। अगर मांग घटे तो क्या घटे, पूर्ति भी घटे। ये क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, लॉ ऑफ डिमांड के। क्योंकि वहां पर एक को बढ़ा रहे थे, कीमत को बढ़ा रहे तो मांग घट रही थी, मांग को घटा रहे तो कीमत बढ़ रही थी। अब है सप्लाई शेड्यूल। क्या होता है सप्लाई शेड्यूल, जो अपन ने पहले बात कर ली ना, डिमांड शेड्यूल, वही है दोस्तों सेम। निश्चित समय पर किसी बाजार में विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली वस्तुओं को एक तालिका के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तुओं को क्या करते हैं, तालिका के रूप में व्यक्त करते हैं। बाजार में जो भी बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल। यही डेफिनेशन उसमें थी डिमांड शेड्यूल। देखिए दोस्तों, इसके बाद में है जो सप्लाई शेड्यूल होता है वो दो प्रकार से होता है। एक इंडिविजुअल होता है, एक क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। इसमें देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इसमें देखिए जब निश्चित समय पर किसी बाजार में एक विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाता है, उसके जो शेड्यूल रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और निश्चित समय की बात कर रहे हैं, किसी बाजार में क्या करता है, बेचता है, तो उसको तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, उसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आ जाएगा। या किसी पर्टिकुलर कोई वस्तु का बात कर लिया तो वो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आ जाएगा। इसके बाद में है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट में क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बाजार में विभिन्न विक्रेता एवं विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। यदि इन सभी विक्रेताओं की सप्लाई को जोड़ दिया जाए और क्या करें, बाजार की सप्लाई का शेड्यूल बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हैं उत्पाद की कीमत। उत्पाद की कीमत के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, सप्लाई देख सकते हैं। कैसे, अगर मान लो उत्पाद की कीमत कम है, उत्पाद की कीमत कम है तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि उत्पाद की कीमत के अनुसार किस प्रकार से डिटरमिनेट्स करते हैं। आई होप शायद इसमें कोई बताने का डिटेल से है नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, वरना क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तकनीकी में परिवर्तन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सप्लाई की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में संसाधन आपूर्ति से उत्पादन की लागत, टैक्स, भविष्य की कीमतों की अपेक्षा के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। इसके बाद में है अन्य वस्तुओं की कीमत, जो क्रॉस कमोडिटी होती है उनकी कीमत। फिर इसके बाद में है बाजार में उत्पादकों की संख्या। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। किसी वस्तु किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की सप्लाई में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन। अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी किस में परिवर्तन होता है, उसकी पूर्ति में भी क्या होता है, अनुपातिक परिवर्तन होता है। आई होप जो डिमांड में अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, उससे अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब इसके बाद में है दोस्तों की जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है, इसके प्रकार कितने हैं। पहली है रिलेटिवली इलास्टिसिटी, मतलब जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी आपूर्ति में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है। मतलब क्या होता है, रिलेटिवली किसको बोलते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी आपूर्ति में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। मतलब क्या है, एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी किसमें, आपूर्ति में क्या हो रहा है, अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। इसके बाद में है दोस्तों रिलेटिवली इनलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कम अनुपातिक परिवर्तन होता है, उसमें अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो रहा था। इसमें कीमत में परिवर्तन करने पर अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो रहा था। और इनलास्टिक में, इनलास्टिक का मतलब पूछ ले तो कम, और अगर इलास्टिक का पूछ ले तो अधिक। तो इसमें क्या हो रहा है, कम अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद में है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए दोस्तों, उसकी मतलब जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करते हैं, कोई भी कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो सप्लाई
सप्लाई में भी उसी जिस अनुपात में अपन कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं उसी अनुपात में उसकी सप्लाई में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसके बाद में है परफेक्टली इनलास्टिक। क्या है परफेक्टली इनलास्टिक? इसमें क्या है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मतलब परफेक्टली इनलास्टिक में क्या होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसमें, कीमत में परिवर्तन करने के बाद में। इसके बाद में है परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन न होने या न के बराबर होता है, मतलब बिल्कुल कम होता है या बहुत ही कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। दोस्तों आज की क्लास के अपने जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। अपन ने कितने टॉपिक की चर्चा की दोस्तों, 10 टॉपिक की चर्चा की। कितने टॉपिक की चर्चा कर ली, 10 टॉपिक की चर्चा कर ली। 10 में अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने लॉ वगैरह थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की तीसरे टॉपिक में, चौथे में, पहले में, और जो ये नियम वगैरह है, डिमांड वाला टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। बस एक बार क्लास को अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में जो भी आपको समझ में आता है बार बार जो PDF अपनी उसको पढ़ते रहिए। इसके बाद में दोस्तों अपन नेक्स्ट जो 10 टॉपिक की क्लास स्टार्ट करेंगे अपन 9 तारीख को सुबह आ जाएगी। 9 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास क्लास आ जाएगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और जो व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया अभी शुरू में उन पर आप टेक्स्ट वो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी आपको क्या करना है, तभी आपके पास वो सेकंड पार्ट है वो आ पाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट देखना है तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो 10 से 11 से 20 है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।